टू माय चैनल। तो आज हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द सेंस जीएसटी। यस, तो ये जो बुक है हमें 2 कोर्सेज को लगी है, बीकॉम एंड बीबीए फॉर द 3rd सेमेस्टर। तो इस बुक में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, 0 से लेके 22 चैप्टर्स तक है। तो हम इसमें एकदम कॉन्टिन्यूसली सीरीज वाइज नहीं करेंगे चैप्टर, क्योंकि मुझे पता लगा है कि चैप्टर्स कट है, तो जहाँ से जो कट लगेगा मैं वो छुड़वा दूंगी, अदरवाइज हम सीरियल ऑर्डर वाइज चलेंगे। और चैप्टर्स में थोड़े सही हैं, थोड़े अच्छे हैं। और इस पूरी बुक में हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी क्या है, कौन लगाता है, कितना लगता है, पहले कैसे था और अब कैसे जीएसटी आई। क्योंकि एकदम से चीज़ तो नहीं आ जाएगी ना, थोड़ी इवेल्युएट होकर आएगी। तो वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, अभी क्या चल रहा है, उसका स्कोप क्या है, इस पूरी बुक में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड ओवरव्यू, कि जो टेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इंडिया में कैसे वर्क करता है। अब इसको ओवरव्यू पढ़ेंगे, बाकी फर्दर चैप्टर में हम इसको डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि इस बुक के ना नोट्स नहीं बन पाए, क्योंकि सेम ही थे। अगर इनके नोट्स बनते, मतलब पीपीटीज वगैरह बनती, तो सब कुछ ही आ जाता, उसमें पूरी बुक का चैप्टर आ जाता। और अभी टाइम भी कम नहीं है, तो अभी एडजस्ट कर लो। बट अगर नहीं पढ़ा जा रहा है इससे फोटोग्राफ से जो मैंने एडजस्ट करा है इसमें, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पीडीएफ ही बना दूंगी फिर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टैक्स क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, कितने तरह से टैक्सेशन लगता है, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया की जो इंडिया उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। देन फाउंडेशन ऑफ जीएसटी इज वैट, की जो जीएसटी है वो हमारे पहले किसी टैक्स से मिलता जुलता है, जो है वैट। देन मीनिंग ऑफ जीएसटी, की जीएसटी क्या है। देन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। देन कॉम्प्रिहेंडिंग जीएसटी विद एन एग्जांपल, फिर हम उसको एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसके कवरेज क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके फीचर्स क्या है। देन प्री जीएसटी रिजाइम वर्सेस जीएसटी रिजाइम, की जो जीएसटी था उसके पहले आने से क्या था और अभी कैसा हो रहा है। देन अब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जीएसटी के, हर चीज़ के बेनिफिट्स है तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो वही प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जीएसटी। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, की जो जीएसटी है उसके कुछ कुछ हमें डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो अभी ये पूरा ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज टैक्स। सो देखो टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स होता है जो हमारे पेरेंट्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि आप टैक्स पे नहीं करते, तो आप गलत है, आप टैक्स पे करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई रबर भी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर आप वो 3 रुपए की रबर है तो आपको 1 रुपये उसमें से एज अ टैक्स पे करना पड़ रहा है। आइसक्रीम हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, कोई नोटबुक हो, बुक हो, हम सब चीज़ में टैक्स पे करते हैं हम लोग भी। और जो टैक्स होता है ना, ये इनडायरेक्टली घुमा फिरा के हमारे पास आ जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट होती है ये, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे अपना खर्चा कर देती है। जो जो टैक्स होता है वो घूम फिर के हमारे पास आ जाता है। तो इनडायरेक्टली जो जितनी भी चीज़ें जो गवर्नमेंट बना रही है वो हमारी है, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड बाय एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि देखो जो टैक्स है ये कंपल्सरी पेमेंट है जो हर रेजिडेंट करता है इंडिया का, ठीक है। तो टैक्स एक डाटा दिया हुआ है, टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है जो कौन करते हैं, एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो जो टैक्स होती है ये गवर्नमेंट की पावर होती है, और जो गवर्नमेंट होती है इससे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। सो पावर टू रेज रेवेन्यू फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, की ना जो कि जो टैक्स है ये एक ऐसी एक्सप्रेस्ड एक्सरसाइज शोन पावर टू टेक, इस की ना जो गवर्नमेंट होती है ना उसके पास पावर होती है कि वो हमसे टैक्स ले सकती है और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि वो आगे जाके अपने एक्सपेंसेस कवर अप कर ले। देन नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमें जज कूली ने बताया था अपनी वर्क ऑफ द लॉ ऑफ टैक्सेशन स्टेट में, कि वो क्या कहता है कि जो टैक्स क्या है, ये एक मोड है रेवेन्यू को रेज करने का, ये फॉर द पब्लिक पर्पस के लिए होता है टैक्स। और जो पावर ऑफ टैक्सेशन इज एसेंशियल एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी, कि जो टैक्सेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन विच बिलोंग्स अ मैटर टू राइट ऑफ एवरी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, और जो टैक्सेशन टैक्स होता है ये एवरी इंडियन और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके अपनी पब्लिक से। अब देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो टैक्स होता है ना, कि ये ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस पूरे करने, नहीं, जो टैक्स होता है ये एक फिस्कल टूल भी है, जिससे कि आपकी फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए। मतलब कि आपने पढ़ा होगा ना, बीओपी पढ़ा होगा 12th में, तो उसमें फिस्कल टूल मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स लिया जाता है, जिससे कि जो इकॉनमी में मनी है वो सोक कर सके गवर्नमेंट। तो ये एक फिस्कल टूल है जिससे कि आपका फिस्कल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स कवर अप हो जाते हैं।
देन अब पढ़ते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स की। जो टैक्स है उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट इज इम्पोज्ड अंडर स्टैट्यूटरी पावर, कि जो टैक्स होता है ये हर चीज़ का अपना अपना टैक्स होता है, और जैसे सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो एक्वायर करती है। और जैसे कि इनकम टैक्स आता है हमारा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जो हमारा जीएसटी आता है वो लिव्ड होता है जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। देन सेकंड दैट इज कंपल्सरी पेमेंट। देखो जो टैक्स पेयर होता है ना उसकी कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो पहले मेरी कंसेंट लेंगे कि तुम टैक्स पे करोगे, फिर मैं कहूँगी हाँ मैं करूँगी तो वो मुझे टैक्स पे करने देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये कंपल्सरी पेमेंट है, इसके पास कोई चॉइस नहीं होती देने के लिए, ये कंपल्सरी सबको देना पड़ता है और ये इन्फोर्सेबल लॉ होता है, ठीक है। Then उसके बाद थर्ड वन दैट इज टैक्स इज मेड फॉर पब्लिक पर्पस, कि जो टैक्स होता है वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए ही होता है, कि जो गवर्नमेंट पर जितना भी रेवेन्यू आता है वो सब गवर्नमेंट पर ही कर देती है, वो पब्लिक पर ही कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद नो एलिमेंट ऑफ क्वाइट प्रो को इन द सेंस मीनिंग समथिंग इन रिटर्न, कि आपको समथिंग कुछ रिटर्न में मिल रहा है, नहीं आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, है ना। देखो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, बस आपको थोड़ा म्यूचुअल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह बनवा दिए या फिर कुछ बनवा दिया, पर आपको कोई स्पेशल बेनिफिट, कोई पर्सनल आपको स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता, कि आपकी सिर्फ एक सिंगल हैंडेड पेमेंट होती है। देन फिफ्थ दैट इज क्वांटम ऑफ टैक्स डिपेंड अपॉन कैपेसिटी टू पे, कि देखो आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपको उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स, ऑन दी टैक्स डिपेंड्स अपॉन दी कैपेसिटी टू पे, कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि जितनी जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। देन सिक्स टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेलफेयर स्टेट के लिए बना है, पब्लिक की। देन दस एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट फॉर पब्लिक एट लार्ज में नेसेसरी गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस, जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस इम्पोज करती है पब्लिक के ऊपर, इससे जिससे फिर उन्हें फंड रेज हो जाता है और वो उनके अपने एक्सपेंसेस पूरे कर लेते हैं। देन हेंस टैक्स नो डाउट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, की जो और मेरे हिसाब से 56% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है गवर्नमेंट का फ्रॉम द टैक्स। द इवेशन ऑफ टैक्स इज अ क्राइम, अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो आप क्राइम में आ जाते हो, कि आपने कोई क्राइम करा है, माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इलीगल होता है और इसके लिए आपको पनिश भी कर सकते हैं अगर उनको पता लग जाता है कि आपने टैक्स पे नहीं करा है। देन अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टैक्सेस, की जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद इस सुप्रीम एंड ऑल लॉज एंड गवर्नमेंट आर सबॉर्डिनेट टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे जितने भी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड जितनी भी हमारी चीज़ें बनी है ये लीगल और इलीगल वगैरह वो सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल होता है। देन इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, की जो देखो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टेट्स है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ फेडरल इन नेचर, को जो गवर्नमेंट है वो फेडरली काम करते हैं, वो किसी की पार्शियलिटी के साथ काम नहीं करती। देन द फाउंडेशन ऑफ एन इफेक्टिव एंड स्टेबल फाइनेंस सिस्टम ऑफ अ कंट्री लाइज इन द टैक्स सिस्टम, कि यहाँ का टैक्स सिस्टम कैसा है। देखो जो टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या था। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो तीन तरह की होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इनको रेवेन्यू कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से, सीजीएसटी से मतलब सेंट्रल जीएसटी से। देन आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी कंबाइन होकर बनता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। देन कस्टम ड्यूटी से मिलता है। देन रेवेन्यू फ्रॉम जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, एसजीएसटी से, एक्सरसाइज ऑन लिक्वर से। एंड सो फार जीएसटी हैज़ नॉट बीन इम्पोज इम्प्लीमेंटेड लिक्वर एंड वाइन्स वगैरह पे, इन पे नहीं लगता पेट्रोल वगैरह पे। देन यूनियन टेरिटरी को कहाँ से मिलता था, यूटीजीएसटी से। देन यूटीजीएसटी इन द सेंस यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट एम टू एड्रेस लेजिटिमेट नीड टू कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू ऑफ टू फंड पब्लिक सर्विस टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटिव। हाँ देखो जो टैक्सेशन पॉलिसी थी इसका क्या एम था, इसका बेसिकली एम ये था कि वो अपनी पब्लिक से रेवेन्यू कलेक्ट करे और उनको सर्विसेज में इन्वेस्ट कर दे, जिसकी लोकल इंडस्ट्रीज, ट्रेड वगैरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते थे, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स, न्यूट्रिंग डोमेस्टिक ट्रेड, इन सब से ये सब हमें फ़ायदे होते थे। देन एज इलस्ट्रेटेड इन द चार्ट अबव इन द बेसिक स्कीम ऑफ टैक्सेशन इंडिया, इट इज़ इन्वेस्टिगेट दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको टैक्स रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, इनकम टैक्स से। बस यहाँ पे ना एग्रीकल्चर
इनकम पे नहीं मिलता था, और कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल जीएसटी, मतलब ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, बस यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर दिया कि इन किन चीज़ों से हमें मिलता था। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था लिक्विड पेट्रोल से मिलता था, इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कस्टम, इन सब चीज़ों से मिलता था। और जो यूनियन टेरिटरीज होती थी उनको मिलता था। बट जो हमारी दिल्ली एंड पुडुचेरी है, इनके कुछ अलग से टैक्सेशन रूल्स है, इनको इन कॉमन रूल्स में नहीं काउंट करते हैं। देन पावर ऑफ टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसके पास पावर होती है टैक्सेशन की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर आर 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट आर्टिकल 2461, स्टेट लिस्ट आर्टिकल 2463 एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारी जो यूनियन लिस्ट थी 2461, ये थी लिस्ट 1 इन दी 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, इन द सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल था उसकी लिस्ट 1 में एक है यूनियन लिस्ट आर्टिकल 2461। इसके अंदर क्या था कि जितनी भी पावर होती है लॉज को, तो वो पावर टू मेक लॉज की लॉज कौन बनाता था? सिर्फ पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। देन उसके बाद स्टेट आर्टिकल में क्या है कि लिस्ट सेकेंड ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लॉ कौन बनाता था? स्टेट गवर्नमेंट। मीनवाइल जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, लिस्ट सेकेंड इन 7th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू मेक लॉज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि देखो जो हमारी पूरे 7th शेड्यूल है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, उसकी लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246 के अंदर सारे लॉज कौन बनाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी स्टेट लिस्ट आर्टिकल 2463 में कौन बनाता था? स्टेट गवर्नमेंट। देन हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाता है? बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सो अब इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। सो यूनियन लिस्ट रियली relevant to taxation. List 1 called as union list, जो हमारी लिस्ट 1 होती है उसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। सो कंटेन मैटर विच पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव राइट, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास हमारे एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कुछ बनाने के, मतलब लॉज वगैरह बनाने के। इसमें बेसिकली हमारे डिफेंस सिस्टम आ जाता है, फॉरेन अफेयर्स आ जाता है, वॉर, पीस, बैंकिंग, हमारी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देन इसमें एंट्री नंबर 82 है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा हमें सारी चीज़ों पे टैक्स देना पड़ता है। देन ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी से तो पता ही होगा ना, जब इंटरनेशनल कुछ भेजते हैं तो एक्सपोर्ट होता है, इंटरनेशनली कुछ मंगा लेते हैं तो इम्पोर्ट हो जाता है, तो उनके जो कस्टम ड्यूटी है वो सब आती है। देन एंट्री नंबर 84 ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया। और अगर इनमें से आप कुछ भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इन सब पे टैक्स देना पड़ता है। देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसको आप खुद रीड कर लेना, मैं समझा देती हूँ। और अगर किसी पास बुक नहीं है, व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप कर लो, व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे फोटोग्राफ्स भेज दूँगी, वहाँ से आप चैप्टर रीड कर लेना। देन उसके बाद एंट्री नंबर 9 to A में क्या बोला है? टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर वगैरह से अलावा कोई भी है, जैसे कि टेक प्लेस इन द सोर्स ऑफ देयर इंटरस्टेट। अगर कोई इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई ट्रांजेक्शन हो तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो। देन एंट्री नंबर 97 के बोलती है एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूड इन लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड एनी टैक्स नॉट मेंशन इन लिस्ट सेकंड और थर्ड, दीज आर रेजिडुअल पावर्स। और अगर एंट्री नंबर 97 के बोलती है कि अगर कोई भी मैटर है वो लिस्ट 2 में या थर्ड में नहीं आ रहा है तो वो एक रेजिडुअल पावर्स में आ जाता है। देन स्टेट लिस्ट पर्टेनिंग टू टैक्सेशन की जो स्टेट लिस्ट है वो क्या कहती है? सो स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन लिस्ट ऑफ सेकंड ऑफ 7th शेड्यूल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देन इसमें यहाँ कौन कौन सी एंट्रीज आती है? इसमें हमारी पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, हमारी इन सब की लिस्टेज आती हैं। सम ऑफ द एंट्रीज इन लिस्ट रिलेवेंट टू टैक्सेशन प्रोविजंस एज फॉलोज। एंट्री नंबर 26 क्या बोलती है? Trade and commerce with the state subject to the provision of entry list of entry 33 of the list third. Entry number 27 production, supply, distribution goods and subject to provisions of entry। इन सब के प्रोविजंस बने हमारे सेकंड स्टेट लिस्ट में। कुछ कुछ प्रोविजंस बने हर चीज़ के लेके, जैसे कि अमेंडेंट होता है ना, किसी भी टैक्स एक्ट को लेके अमेंडेंट्स आते हैं, मतलब हल्का फुल्का लिख देते हैं। तो इसी तरह से जो हर चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है, उन सबके प्रोविजंस बने हैं। देन एंट्री नंबर 53 टैक्सेस ऑन कंजप्शन ऑफ सेल इलेक्ट्रिसिटी की, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे जितना कंजप्शन है उसके साथ जो डिसीजंस होंगे वो इस एंट्री के अंदर आएंगे। देन 54 टैक्स ऑन सेल्स ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन, ये सब पढ़ने वाली चीज़ है। ये सब पढ़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है। सो लिस्ट थर्ड ऑफ 7 शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स मैटर वे बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्टेट मेक लॉज। यहाँ पे जो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट होती है दोनों मिलकर लॉज बनाती हैं। देन इसमें कौन कौन से लॉज आते हैं? जैसे कि क्रिमिनल लॉज,
प्रोसीजर, ट्रस्ट, ट्रस्टी, सिविल प्रोसीजर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं. Charitable institution, price control factories. In case of entries include concurrent list. In case of conflicts, law made by union prevail. देखो अगर इनमें से कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे होता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो आके बीच में उनको एज अ बैरियर की तरह पे सारे डिसीजन खुद ले लेती है. सो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेशन की. जो टैक्सेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है. सो जो टैक्सेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स बेस एंड टैक्स रेट. कि टैक्स बेस क्या है, टैक्स रेट क्या है, कि आपके किस बेस पे कितना रेट लग रहा है. देन सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ असेसमेंट, किसको किस तरह से दिया जा रहा है. देन थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि कौन पे कर रहा है और किस पे वो लागू हुआ था. सो अब इसको डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं. सो इसका पूरा चार्ट बना हुआ है. सो टैक्स बेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स बेस पे क्या है, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है. प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड डिग्रेसिव टैक्स. सो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या बोलता है, कब चेंज होता है, जब हमारी टैक्स बेस चेंज होता है तब ये चेंज होता रहता है. देन जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ये इंक्रीज होता है जब हमारी इनकम में इंक्रीज आता है. और जो रिग्रेसिव टैक्स होता है ये तब डिक्रीज होता है जब हमारी इनकम में इंक्रीज आता है. और जो डिग्रेसिव टैक्स होता है ये मिडली प्रोग्रेसिव होता है. ठीक है. सो फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल टैक्स. की प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, टैक्स विच में वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विच चेंज टैक्स बेस. द टैक्स बेस कोड बी इनकम, वैल्यू ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ टैक्स. कि जो हमारा जब से टैक्स बेस जितना चेंज होगा ना उतना ज़्यादा हमारा टैक्स चेंज होगा. अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ गुड्स बढ़ रही है, तो हमारा उतना ज़्यादा टैक्स हमारा इंक्रीज होता रहेगा. देन सेकंड दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स. टैक्स विच इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इनकम. और ये सिर्फ इनकम के साथ होता है. जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है वो इनकम, वैल्यू ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ टैक्स सबके साथ होता है. मीनवाइल जो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है वो सिर्फ इनकम के चेंज के साथ होता है. थर्ड वन दैट इज रिग्रेसिव टैक्स. विद इंक्रीज इन इनकम द टैक्स रेट डिक्रीजेस इन सच रिग्रेसिव टैक्स. कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे आपको जो टैक्स है वो आपको थोड़ा डिक्रीज होता रहेगा. देन फोर्थ दैट इज डिग्रेसिव टैक्स. टैक्स विच आर मिडली प्रोग्रेसिव. सच टैक्स में बी फर्स्ट इंक्रीज टू सम लिमिट. कि यहाँ पे देखो शुरू में तो आपको बहुत टैक्स लगेगा, फिर ना एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद आपका वहाँ पे जो टैक्स है वो थोड़ा मिनिमम कर देंगे, तो वहाँ पे एक थोड़ा बैलेंस बन जाता है. देन सेकंड पॉइंट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ असेसमेंट. So specific duty and ad valorem tax. So specific duty क्या कहती है, टैक्स लेवल अकॉर्डिंग टू सम यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक. जब आपको कुछ किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे टैक्स लगता है तो स्पेसिफिक चीज़ जो से बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी. फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी हो गई सिगरेट वगैरह पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सिगरेट कितनी है. ठीक है. देन आ जाता है हमारा एड वॉल्यूम टैक्स. टैक्स लेविड ऑन द बेस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स की उस गुड की वैल्यूज कितनी है. एज एड वॉल्यूम ड्यूटी जनरल एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म. ये आपका परसेंटेज फॉर्म पे लगता है. देन थर्ड वन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. सो देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन द फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स. कि वो टैक्स सबसे पहले किसके ऊपर पड़ा है. सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन अ पर्सन whom टैक्स लेविड फॉर द फर्स्ट टाइम. इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन. देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है कि टैक्स किसके ऊपर लगा है, और जो हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है ये हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर. जैसे कि देखो यही होता है बेसिकली एक पूरा प्रोसीजर होता है. क्या होता है, जब कोई दुकानदार किसी होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड परचेज करता है तो वहाँ पे अपना टैक्स पे कर देता है क्योंकि उसने गुड परचेज करी है. फिर वही दुकानदार जब हम उनसे जाके गुड्स परचेज करते हैं टैक्स हमसे ले लेता है. तो वहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स है. इन द सेंस उसने वो टैक्स जो उसने मैन्युफैक्चरर को दिया था वही टैक्स उसने हमसे कवर अप कर लिया. उसने मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदी थी 100 की, हमें दे दी उसने 120 की. ठीक है. जो उसने गुड खरीदी थी उसमें वो 90 उसकी कॉस्ट थी और 10 उसने टैक्स दिया था. अब वो उसने हमें बेची है 120 की, तो उसने हमसे 120 रुपीज़ लिया जिसमें से उसका 100 तो उसकी पूरी कॉस्ट थी, उसमें उसका 10 टैक्स चला गया और बचा क्या है उसका प्रॉफिट. तो ये होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होता है जो हम किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद हम बढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मीन्स अल्टीमेट फाइनल बर्डन. इन द सेंस कि फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है टैक्स का. इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द पर्सन हु अल्टीमेटली बेयर्स अ टैक्स. इन द सेंस जो हम कस्टमर्स होते हैं, हम जो कंज्यूमर्स होते हैं, हमें पे करना पड़ता है वो फाइनली, तो हम हो गए उसका इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस. इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. की जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है ये या तो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है.
मम्मी मुझे तंग मत करो, ठीक है। अब देखो टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट क्या कहता है। देखो यहाँ पे दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेम पर्सन पे आता है। इंसिडेंस क्या आता है, किसको टैक्स पड़ रहा है, मतलब शॉपकीपर। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कौन पे कर रहा है, मतलब हम, ठीक है। तो जो पढ़ना और देना ये जब सेम पर्सन पे होता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, जो कमा रहा है वही देगा। देन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक पर्सन पे है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसी और पर्सन पे है, ठीक है। जैसे कि बर्डन ऑफ टैक्स यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जीएसटी, हम ही सारा जीएसटी पे करते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स पड़ता है यहाँ से। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हेन इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन द सेम पर्सन, जहाँ पे हमारा इंसिडेंस एंड हमारा इम्पैक्ट सेम पर्सन पे फॉल करता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। हेयर टैक्स पेयर इज अ टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर होता है वही टैक्स बेयरर होता है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते हम। देन चार्ट में बताया है डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द पर्सन, then directly paid to the government, then cannot be transferred and shifted, then direct is generally progressive in nature. For example, rate of income tax higher for taxpayer having higher ability to pay। जितना आपका पे जितनी आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे कि जो है वही इंसिडेंस ऑफ टैक्स है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स भी जो है, क्योंकि वही कमा रहा है और वही दे रहा है। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, व्हेन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन अ सेम पर्सन। Indirect taxes, where the incidence of tax falls on a one person, but the impact of tax is another person, such called as indirect tax। कि यहाँ पे क्या होता है, बर्डन होता है किसी और के ऊपर और पे उसे कोई और पर्सन कर रहा होता है, ठीक है। तो यही होता है इंडायरेक्ट टैक्स, बहुत ईजी है, ये बचपन से पढ़ते आए हो। अब बुक्स में पढ़ लेते क्या लिखा है। इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, it cannot be shifted to another person, can be shifted to another person. In case of indirect taxes, the person who collects tax on supply of a commodity is just a conduct। अच्छा ठीक है, जो एक सिर्फ कलेक्ट कर रहा होता है वो सिर्फ कंडक्ट होता है, ठीक है। देन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस द टैक्स इंसिडेंस इज पास्ड एट एवरी स्टेज टिल द कमोडिटी फाइनल रीच द कंज्यूमर। जो हमारा टैक्स इंसिडेंस होता है हर स्टेज पे शिफ्ट ही होता रहता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे, होलसेलर से रिटेलर से, रिटेलर से कस्टमर, वो शिफ्ट ही हो रहता है तब तक वो फाइनल कंज्यूमर पे नहीं आ जाता। देन फाइनली इट इज द कंज्यूमर हु बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और जो फाइनल जो कंज्यूमर होता है वो बेचारा पे करता है टैक्स, ठीक है। Indirect taxes is generally regressive in nature. A person consuming goods will have to bear equal burden regardless to capacity to bear tax। वो एक regressive tax होता है, ये उनको ही पे करना पड़ता है जितनी उनकी कैपेसिटी होती है पे करने की, ठीक है। सेज लिव्ड ऑन अ सेलर सप्लायर, देखो सेलर और सप्लायर पे टैक्स लगता है पर उसको पे कौन करता है, रिसिप्ट, ठीक है। लिव्ड ऑन एंड बोर्न बाय, ठीक है। लिव्ड ऑन मतलब सेलर सप्लायर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिनके ऊपर टैक्स पड़ता है, और पे कौन करना पड़ता है, बायर, रिसिप्ट और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, रिसिपेंट। देन अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इंसिडेंस ऑफ टैक्स फर्स्ट, एक पर्सन पे आता है, एक पर्सन पे आता है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या पड़ता है, सेम पर्सन आता है, शिफ्ट ऑन अदर पर्सन, यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली कस्टमर पे आ जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि सेज इनकम टैक्सेस लिव्ड ऑन इनकम एक्स की, एक्स पे इनकम टैक्स पड़ा है पर्सन पे और उसने एक्स ने ही पे करी है। देन एग्जाम्पल इसका जीएसटी, जैसे जीएसटी आ जाता है सप्लाई ऑफ गुड पे, जहाँ पे लिव्ड ऑन अ सेलर, जहाँ पे सेलर पे लगता है और वो गुड जाके सेल कर देता है, फिर वो जाके कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। देन फोर्थ वन टैक्स पेयर एंड टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर एंड जो टैक्स पेयर होता है वो सेम पर्सन होता है। मीनवाइल जो टैक्स पेयर होता है वो होता है जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिस पे आके गिरता है, और जो टैक्स पेयर कौन होता है, जो फाइनली उसको पे करता है। देन फाइनल फिफ्थ वन फाइनल बर्डन और कंज्यूमर, द फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, की जो फर्स्ट एंड फाइनल पर्सन होता है वो सेम होता है। देन द फाइनल बर्डन ऑफ एवरी डायरेक्ट टैक्स इज द कंज्यूमर, कि जो फाइनल बर्डन होता है वो सीधा कंज्यूमर पे आके गिरता है। देन रिवेन्यू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इससे कम से कम 56% ऑफ टोटल रिवेन्यू जनरेट कर लेती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यहाँ से 44% टैक्स जनरेट कर लेते हैं। चलो शुक्र, डायरेक्ट टैक्स कहीं तो ज़्यादा है। देन 7 दैट इज हु पेज इट, डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय पर्सन लायबल टू पे टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती है जिसको पे करना होता है। मीनवाइल जो हमारी डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं, and direct taxes are paid to government by one person but he recovers the same from another person, thus person actually bears the tax burden, ultimately pays
इनडायरेक्टली टू जस्ट सम अनदर पर्सन, कि देखो वो इनडायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली होता है ये, मैंने शॉप ओनर को दिया है, फिर उसके टैक्स आगे गया है, ऐसे ऐसे स्टेप वाइज में जाके गवर्नमेंट के पास जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है टैक्स, ठीक है। देन अब नेक्स्ट, paid directly or indirectly. Direct taxes are those which taxpayer directly from his income wealth, यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी इनकम वेल्थ से दे सकते हैं। मीन वाइल जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये आपको कोई गुड्स परचेज करनी पड़ेगी, आपको कमोडिटी लेनी पड़ती है, सर्विस ले रहे हो कोई, उन सब चीज़ों की वजह से होता है। देन पॉइंट ऑफ लेवे, बोल्डली स्पीकिंग, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज विच आर पेड आफ्टर द इनकम रिचेस हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, कि जितने आपके टैक्स पेयर है उनके हैंड में इनकम चली गई है, वो तब जाके इनकम टैक्स पे करता है। मीन वाइल जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये आपको सर्विस मिलती बाद में है, कुछ बाद में मिलती है, पर आपको टैक्स उस पर लग के दे देता है। देन सो अपर द 10th वन, दैट इज कैटेगरी। सो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स। तो जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो होते हैं हमारे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। देन नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ड्यूटी और मैन्युफैक्चर, जैसे कस्टम, और द कस्टम होता है जो ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे लगती है, सेल्स टैक्स लगता है जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, बट इन सब टैक्स को रिप्लेस कर दिया है जीएसटी ने। देन 11th वन, दैट इज टैक्स इवेशन, कंपैरेटिवली मोर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, की जो टैक्स इवेशन होता है वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। मीन वाइल जो ये थोड़ा कम होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लेस बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर भी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा कम होता है। देन 12th वन, दैट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज हायर, की जो हमारी डायरेक्ट टैक्सेस की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, मीन वाइल जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की क्वांटिटीज़ है वो थोड़ी कम है। देन 13th वन, दैट इज इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट इफेक्ट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्राइस को इफेक्ट नहीं करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को। मीन वाइल जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये सब प्राइस को एंड डिमांड एंड सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं। देन 14th वन, दैट इज ईजी एंड डिफिकल्ट टू कलेक्ट। कंट्रोल इज रिलेटिवली डिफिकल्ट एंड देयरफॉर दे आर डिफिकल्ट टू कलेक्ट। जो हमारा कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्सेस का वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देन जो कंट्रोल इज रिलेटिवली ईजिली एंड देयरफॉर दे आर ईजी टू कलेक्ट। मीन वाइल जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको थोड़ा कलेक्ट करना हल्का सा ईजी हो जाता है। सो अब पढ़ते हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, जीएसटी एंड अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर। तो द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तो आपको पता ही है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है डायरेक्ट, एक है हमारा इनडायरेक्ट। एक सेकेंड। But with the introduction of GST, with the effect of 1 July 2017, the tax structure has undergone a drastic change. But हमारा GST आ गया था 1 जुलाई 2017 में, तो इस वजह से हमारा जो GST स्ट्रक्चर हो गया वो थोड़ा ज़्यादा ड्रास्टिक हो गया। सो टैक्स स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी। ए हमारा होता है बिफोर 1 जुलाई 2017, जब तक हमारा GST नहीं आया था, एंड आफ्टर 1 जुलाई 2017 जब हमारा GST आ गया था, तो GST में डायरेक्ट टैक्सेस था और इनडायरेक्ट में सिर्फ एक टैक्स था जो तो हमारा GST। उससे पहले क्या था, डायरेक्ट टैक्सेस था और बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। फिर बाद में क्या हुआ था, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको रिप्लेस कर दिया था हमारे एक टैक्स ने, जो है हमारा GST। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मिशन ऑफ GST की। GST के आने से पहले हमारा स्ट्रक्चर ऑफ GST कैसा था, मतलब जो टैक्सेस था वो कैसा था। सो टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर GST की, GST से पहले टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। तो हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सिर्फ चार होते थे हमारे, इनकम वेल्थ, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड हमारी स्टेट ड्यूटी। और हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग लिया जाता था, तो जो गुड्स होती थी उन पे तीन तरह के टैक्सेस लगते थे, कस्टम ड्यूटी जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती थी, और ऑन इंटर स्टेट सेल गुड्स CST। इंटर स्टेट होता है जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गुड्स ले जा रहे होते, जैसे पंजाब से हरियाणा। देन एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। और जो सर्विस था उसका सिर्फ एक ही टैक्स होता था ऑन रेंडिंग ऑफ सर्विस, ठीक है। अब बात हमारे स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाती थी। एक होता था गुड्स पे, जैसे कि वैट, जो हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं होता था, वो सिर्फ इंट्रा स्टेट होता था, मतलब एक ही स्टेट के अंदर होता था। और अदर टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, जैसे कि प्रोफेशन टैक्स ऑन इंगेजमेंट ऑन इनटू एनी ट्रेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशन, जिस किसी भी जॉब करके होता था ये। देन ऑक्ट्रॉय और एंट्री टेस्ट ऑन
इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड, जो हमारी इंटर स्टेट गुड्स होती थी उनकी मूवमेंट होती थी उन पे लगता था। देन आता था स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी होता था किसी भी आपको स्पेसिफिक ड्यूटी पे अगर कोई स्टैम्प वगैरह लगवाने तो वहाँ पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता था। देन लग्जरी टैक्स, यहाँ पे सिर्फ होटल रूम्स वगैरह के लिए लगता था। देन एंटरटेनमेंट टैक्स, हमारे अम्यूजमेंट पार्क, सिनेमा, इन सब के लिए। एंड द थर्ड वन दैट इज़ लोकल बॉडी, ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू टेरिटरी ऑफ अ लोकल बॉडी फॉर यूज, सेल और कंजप्शन। जब भी किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें आती थी, जैसे किसी भी लोकल टेरिटरी के अंदर वो चीज़ें जा रही है वहाँ पे वो टैक्स लगता था। तो कैसा था, हमारा जीएसटी के आने से पहले दो तरह के टैक्स होते थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो चार होते थे, इनकम, वेल्थ, कॉर्पोरेट, स्टेट ड्यूटी। जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल में दो लगते थे, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में लगता था कस्टम ड्यूटी, सीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी, और सर्विस टैक्स तो था ही अलग से। देन स्टेट बॉडी में हमारा लगता था गुड्स पर और अदर्स टैक्सेस पे। एंड लोकल बॉडी जब भी वो किसी टेरिटरी में जाते थे। तो अब पढ़ लेते हैं कि जीएसटी आने के बाद हमारा क्या सिस्टम था, मतलब क्या कैसा स्ट्रक्चर हो गया था। सो पहले वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। द चार्ट गिवन अबव एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। As we have already understood the basic of direct and indirect taxes, let us comprehend in detail various indirect taxes leave prior to introduction of GST। अब पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कस्टम ड्यूटी, सीएसटी जिसे सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स लगता था। स्टेट गवर्नमेंट में वैट लगता था, प्रोफेशन टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स जिसे एंट्री टैक्स, एंड स्टैम्प ड्यूटी, लग्जरी टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। लोकल बॉडीज़ में दी लोकल बॉडीज़ ऑल्सो लीव टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू टेरिटरी ऑफ अ लोकल बॉडी मे बी फॉर सेल, यूज फॉर कंजप्शन। जितनी भी गुड हमारी लोकल टेरिटरी में आती थी उन सब पे हमारा टैक्स लगता था। देन एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए। अब कोई चीज़ देखो, ये मैन्युफैक्चर है, इसने सामान मंगाया तीन जगह से। एक तो मंगाया पंजाब से, दूसरा मंगाया हरियाणा से, एक मंगाया यूएसए से। देखो जो यूएसए से है तो वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो वहाँ पे हमारी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जो अम्बाला से, जो हरियाणा से मंगाया वो इंटर स्टेट है, मतलब वो दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो वहाँ पे हमारा टैक्स लगेगा सीएसटी। उसके बाद जो हमारा पंजाब से सामान आ रहा है वो इंट्रा है, तो मतलब वहाँ पे लगेगा हमारा वैट। और जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर कर रही है तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। देन इसने फिनिश्ड गुड कन्वर्ट कर दी, उनको सेल कर दिया। अब उसने जब वो सेल करा है तो उसके बाद जब पंजाब में भेजेगा तो वैट लगेगा, क्योंकि पंजाब में ही है वो, तो इंट्रा स्टेट है तो वैट लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में भेजेगा तो सीएसटी लगेगा क्योंकि वो दूसरे स्टेट में जा रहा है। और अगर वो बाहर फॉरेन कंट्री में भेजेगा तो वहाँ पे उसको इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी क्योंकि वो एक्सपोर्ट करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रा के लिए लगता है हमारा वैट एंड इंटर के लिए लगता है हमारा सीएसटी। और अगर आप फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हो तो वहाँ पे हमारा इम्पोर्ट एंड कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं। सो अब इनको पढ़ लेते हैं कि जब भी हमने पहले पीछे पढ़े हैं जो टैक्सेस है, ये वैट और सीएसटी, कस्टम ड्यूटी क्या क्या होता है। सो वैट क्या होता है, द टैक्स लीव्ड ऑन गुड्स व्हेन आर गुड्स विद इन द सेम स्टेट और लोकल स्टेट। जहाँ पे हमारी अंडरलाइन मैंने किया हुआ है पर फिर भी मैं कर देती हूँ, जो हमारी लोकल स्टेट में लगती है। ठीक है, जहाँ पे उसको बोलते हैं वैट। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ने सामान मंगाया पटियाला से, तो वहाँ पे इसलिए वहाँ पे उसको वैट देना पड़ा है। देन सीएसटी, सीएसटी क्या होता है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही होती है टू और मोर स्टेट के बीच में, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं सीएसटी। देन कस्टम ड्यूटी के क्या होती है, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जैसे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी टुगेदर कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। और ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को मिला के साथ में कस्टम ड्यूटी बोल देते हैं। देन एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटीज लिव इन गुड्स आर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एक्साइज ड्यूटी वहाँ पे लगती है जब भी कोई मैन्युफैक्चर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। देन सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स होता है जब भी आप किसी की सर्विस रिसीव कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। देन अब पढ़ते हैं अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं। सो पहले जाता है ऑक्ट्रॉय टैक्स। ऑक्ट्रॉय टैक्स कौन सा होता है, इज अ लोकल चार्ज एंड कंट्रोल ऑन वेरियस गुड ब्रोथ इनटू स्टेट फॉर कंजप्शन। जहाँ पे कंजम्पशन के लिए किसी भी सिटी के अंदर कोई चीज़ ला रहे होते हैं, जब भी ये वाला ना सिटी के लिए लगता है, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता है
जब हम कोई सिटी के अंदर कोई कंजप्शन कर रहे हैं, देन सेकंड दैट इज़ एंट्री टैक्स। यहाँ पे ये स्टेट की जब हम यहाँ पे स्टेट में एंट्री करते हैं ये वहाँ पे लगता है। इज़ अ लोकल टैक्स इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ लिव्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब भी हम कहीं सिटी में मूवमेंट करा रहे होते हैं तो ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता है, जब हम किसी स्टेट में ला रहे हैं तो एंट्री टैक्स लगता है। देन लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स कौन सा होता है? इज अ लग्जरी ऑन लग्जरी गुड्स, गुड्स विच आर नॉट कंसिडर्ड असेंशियल गुड्स, जो नॉट असेंशियल गुड्स होती हैं उन पे लगता है लग्जरी गुड। देन स्टैम्प ड्यूटी लगता है किसी भी चेक्स पे, जैसे चेक्स, रिसिप्ट, लेंड पे, जितने हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देन अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स कौन सा होता है? इज अ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी और द ओनर हैज़ टू पे। ये प्रॉपर्टी भी लगता है जिसमें ओनर को पे करना पड़ता है। Then it is levied by the governing authority for the jurisdiction in which the property is located। जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है वहाँ पे करना पड़ता है। ये टैक्स कौन लेता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, इवन हम म्यूनसिपालिटी भी ले सकते हैं। देन रोड टैक्स इज टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल्स बिफोर यूजिंग इट ऑन पब्लिक रोड। अभी जितना भी पब्लिक आपके पब्लिक व्हीकल्स हैं उन सब मोटर व्हीकल्स उन सबको टैक्स पे करना पड़ता है बिफोर रोड पे जाने से, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, जहाँ पे आपकी सिनेमाज वगैरह में भी सर्विस वहाँ पे पढ़ के आए हैं पीछे ही। देन 8th वन टैक्स ऑन लॉटरी एंड बैटिंग एंड गैम्बलिंग में भी आपको टैक्स देना पड़ता है। देन अब इनडायरेक्ट टैक्स का फ्लो चार्ट है। यहाँ पे वैट लगता है, इंट्रा स्टेट पे सीएससी लगता है। इंट्रा होता है जब एक स्टेट की एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है। और सीएसटी लगता है जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही होती है। देन कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे। एक्साइज ड्यूटी लगती है जब हम किसी गुड को मैन्युफैक्चर करता है मैन्युफैक्चरर। देन सर्विस टैक्स लगता है जब भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो। देन अदर्स में क्यों कौन कौन से टैक्स हो जाते हैं? सो ऑक्ट्रॉय टैक्स, जहाँ पे आप किसी स्टेट में या किसी सिटी में, एंट्री टैक्स लगता है स्टेट में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है। ऑक्ट्रॉय लगता है किसी सिटी में एंड एंट्री टैक्स लगता है किसी स्टेट में। देन लग्जरी टैक्स होता है लग्जरी गुड्स पे, स्टैम्प ड्यूटी होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, प्रॉपर्टी टैक्स होता है प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं, रोड टैक्स लगता है व्हीकल्स पे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है ऑन लेजर्स एक्टिविटीज़ पे, एंड टैक्स एंड लॉटरी वगैरह पे तो लगता ही लगता है। देन अब पढ़ता है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या क्या फीचर्स है जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी से पहले वाला पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। सो बेसिस ऑफ लिवी को कि वो किस बेसिस पे लगता है। सो द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लिव्ड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, जब भी हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं। देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब भी हम इंडिया से बाहर गुड्स भेज रहे होते हैं। देन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जब हम कोई गुड को परचेज करते हैं फिर इसको सेल करते हैं। देन रेंडरिंग ऑफ सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता है। देन पेड बाय टैक्स पेयर्स, बॉन्ड बाय टैक्स पेयर्स की देखो ये तो पता ही होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो वो बनाया किसी और के लिए जाता है, वो पर उसे पे कोई और कर रहा होता है। सो ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन ऑन हुम दे आर लिव, बट अल्टीमेटली दीज टैक्सेस आर शिफ्टेड अगेन एंड अगेन अंटिल रीच द फाइनल कंज्यूमर। देखो पे तो इसको वही कर देता है, जैसे कस्टमर ने रिटेलर ने होलसेलर को पे कर दिया, बट ये शिफ्ट होता रहता है। अभी उसने जो वहाँ पे जाके पे करा है वो आगे जाके कंज्यूमर से ले लेगा, तो जो फाइनल बर्डन होता है वो कंज्यूमर पर ही आता है। तो वही होता है टैक्स बियर्स जितने भी होते हैं, ठीक है। अभी इसका फ्लो चार्ट है, ये पढ़ते हैं। देखो फ्लो चार्ट में क्या लिखा है, टैक्स पेयर एंड टैक्स पेयर कि दे कौन रहा है और उसको फेस कौन कर रहा है। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात हो रही है तो पहले मैन्युफैक्चर देगा, फिर ठीक है, फिर वो होलसेलर के पास भेजेगा, फिर वो रिटेलर के पास भेजेगा, रिटेलर से वो फाइनल कंज्यूमर ही उसको पे कर रहा है। देन अगर सेल्स टैक्स की बात करो तो पहले सेलर पे कर रहा है, फिर सेलर ले रहा है होलसेलर से, होलसेलर चार्ज कर रहा है रिटेलर से, रिटेलर अल्टीमेटली चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से। कस्टम ड्यूटी सेम, अगर एक्सपोर्टर इंपोर्ट करा रहे हैं तो होलसेलर के पास जाएगा, देन रिटेलर के पास जाएगा, देन फाइनल कंज्यूमर के पास जाएगा। और सर्विस तो है कि सर्विस प्रोवाइडर ले लेता है सर्विस रिसीवर से, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेडिटेट्स नहीं होते क्योंकि सर्विस तो एक ही जगह से ली जाती है और एक ही जगह पे ख़त्म कर दी जाती है। देन थर्ड वन दैट इज़ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जो हमारा मेजर रिवेन्यू है गवर्नमेंट को वो यहीं से जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस form major part of government's revenue both the central and state level. They proceeds from the duties, custom, excise को central कि मैं जितनी भी excise duty वगैरह जितना भी टैक्स होता है सारा हमारी गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है। The proceeds from sales tax go to state and the proceed from octroi in local bodies। जितना हमारा octroi और entry tax है, क्योंकि जो octroi और entry tax होता है ये एंट्री पे मिलता है जब भी हम किसी स्टेट में और बॉर्डर्स में, जब हम किसी टेरिटरी में एंटर कर रहे होते हैं, और टेरिटरी के लिए हमें लोकल जो गवर्नमेंट होती है उनको पे करना पड़ता है। जो हमारा थर्ड वन था सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल था ना, तो लोकल वाला को जाता है हमारा जितना भी एंट्री और टेरिटरी वाला टैक्स है, जैसे कि ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स। देन फोर्थ वन
That is, these taxes are paid indirectly to the government. All indirect taxes reach the government treasury but not directly. क्योंकि देखो वो रिटेलर को दे रहे हैं, होलसेलर को दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर को दे रहे हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे हैं ना, बट जो जितने भी टैक्सेस हैं ये सारे अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं. और इनडायरेक्ट टैक्सेस रीच द गवर्नमेंट ट्रेजरी बट नॉट डायरेक्टली. दीज आर कीप शिफ्टिंग हैंड्स अंटिल द फाइनल कंज्यूमर. ये सब और ये गवर्नमेंट की पॉकेट तक पहुँच ही जाते हैं. अब यहाँ पे है टैक्सेबल इवेंट. तो देखो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है. टैक्सेबल इवेंट होता है, पहले तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. टैक्स, जिसे टैक्स और ट्रांजेक्शन, जब किसी ट्रांजेक्शन की बात हो रही होती है. एबल कि उसको कौन पे कर रहा है. एंड इवेंट, उसने क्यों ड्यू क्या है उसका देने का. ठीक है. सो फिफ्थ वन है दैट इज टैक्सेबल इवेंट. सो द टैक्सेबल इवेंट इज द इवेंट ड्यू टू विच ट्रांजेक्शन इज टैक्स. की कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जो आपको टैक्स लगा है, या कौन सी ऐसी इवेंट हुई है जो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है. सो टैक्सेबल इवेंट कैन बी ब्रोकन इनटू 3 सेंटेंस. उसको 3 सेंटेंस में डिवाइड कर दिया है. अभी इसको पढ़ लेते हैं कैसे. टैक्सेबल इवेंट इन एक्सरसाइज. कि एक्साइज, अगर हमारी एक्साइज वाला टैक्स है तो उसको क्यों पे करना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो गुड्स हुई हैं वो मैन्युफैक्चर हुई हैं. और अगर इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो वहाँ पे टैक्स क्यों पे करना पड़ा है, क्योंकि हमने गुड्स इंपोर्ट कराई हैं. और एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्यों पे करना पड़ा है, क्योंकि हमने गुड्स एक्सपोर्ट करी हैं. CST क्यों पे करना पड़ा है, क्योंकि 2 और मोर स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है. एंड वैट क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हुई है. और सर्विस टैक्स क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सर्विसेज को रेंडरिंग करा है. ठीक है. तो ये होता है टैक्सेबल इवेंट कि आपने जो टैक्स है वो क्यों पे करा है. उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. सो वाई देयर अरोज अ नीड फॉर अ टैक्स रिफॉर्म्स. कि हमारे जो टैक्स रिफॉर्म्स है वो क्यों आए, इतनी भी क्या ही ज़रूरत थी. सो इंडिया फॉलोज फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स सिस्टम दैट comprises of 2 categories, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. देखो जो इंडिया है वो दो टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो कि 2 कंप्राइजेस से बना हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस इज अ टैक्स बर्डन विच कैन नॉट बी शिफ्टेड एनीबॉडी. कि देखो मैं बताती हूँ बेसिकली इसमें है क्या. इसमें ये है कि जो 2 सिस्टम होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है उसका बर्डन किसी को शिफ्ट नहीं करना होता है. जो उसको बॉर्न कर रहा है वही उसको पे कर रहा है, जैसे कि इनकम टैक्स. मीनवाइल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो हम दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देते हैं और वो हैंड टू हैंड डांटते जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हें कस्टमर्स पे कर रहे होते हैं. सो in the indirect taxes, the taxpayer is not the tax bearer. कि जो टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स बियरर नहीं होता है. मीनवाइल जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है वही टैक्स बियर होता है और वही टैक्स पेयर होता है. सो ओल्ड रिजाइन, अगर ओल्ड की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या था. इंडियाज ट्रांजेक्शन पावर ऑफ शेयर बिटवीन द यूनियन एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. की जो यूनियन गवर्नमेंट होती है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयर कर लेते हैं टैक्सेस को. बोथ गवर्नमेंट जो होती है इनके पास पूरी पावर होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर दी गई है कि आपको टैक्स चार्ज करना है इनसे. तो गुड्स अट्रैक्टेड, जो गुड्स होते हैं कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं. एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, वैट एट द टाइम ऑफ सेल. और ना ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना इंटरकनेक्ट है, तो ये मत सोचना कि अभी नहीं पढ़ रहे हो बाद में पढ़ लोगे. नहीं, अगर तुमने ये चीज़ मिस कर दी ना तो आगे जाके चैप्टर भी नहीं समझ में आने वाला है. जब ये बेसिक है, अब मतलब पूरी बुक में बस यही चीज़ें पढ़ने वाले हो, इन्हीं के घुमा फिरा के. अब पता है इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है ना कि GST तो शायद थोड़ा टफ है. देन CST होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो वहाँ पे हमारा CST चार्ज होता है. देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी जो हमारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है. देन सर्विसेज अट्रैक्ट ओनली ऑन लीवी. सर्विस टैक्स ऑन द प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल सर्विस इन इंडिया. सर्विस जो टैक्स होता है वो सिर्फ जितनी भी सर्विसेज हमें मिल रही हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होता है. सो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ओल्ड रिजाइम. सो अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें पुराने में तो कैसा होता था. एक्साइज ड्यूटी किस में लगता था. लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंट्री नंबर 84 लिस्ट 1 शेड्यूल 7, जैसे जिसमें हमारा टैक्सेबल इवेंट होता है मैन्युफैक्चर. सो सर्विस टैक्स की बात करें तो लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रेजरी, एंट्री नंबर 97 लिस्ट नंबर 1 शेड्यूल 7. टैक्सेबल इवेंट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस. सो सेंट्रल और सेल्स वैट एंड टैक्स लगता है, वो वैट लगता है बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो क्या एक्साइज ड्यूटी थी और जो सर्विस टैक्स था एक्साइज एंड सर्विस, याद रखना एक्साइज
एंड सर्विस जो था ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और जो हमारा वैट है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। एंट्री नंबर 54 ऑफ लिस्ट सेकंड स्टेट वैट CST इज लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो CST होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है क्योंकि वो हो ही इंटरस्टेट के लिए रहा है। देन कस्टम ड्यूटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देन अदर टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, ऑक्ट्राई, एंट्री, लग्जरी, स्टैम्प, प्रॉपर्टी एंड रोड टैक्स। सो यही था इस वाले पेज में। फिर नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज क्या कहता है। सो अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हर चीज़ के कुछ क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। सो डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, जैसे कि कैस्केडिंग इफेक्ट, ये भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें बस ना वो डबल वाली चीज़ आ जाती है कि डबल टैक्स चार्ज करें। देन एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजन एंड रेट्स, डबल टैक्सेशन क्या होता है, देन नैरो बेस, मल्टीपल टैक्सेशन, difference between goods and services, inflationary in nature, increased cost of projects, lots of paperwork, tax evasion क्या होता है, negatively affect their state tax revenue, then low level of automation and returning फीलिंग। तो अब इनको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डिटेलिंग में है क्या। सो कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स व्हेन टैक्स कीप लेविंग अगेन एंड अगेन ऑन द सेम गुड्स लीड डबल टैक्सेशन इन टर्म एज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी चीज़ पे दोबारा से दोबारा टैक्स लग रहा होता है। जैसे कि देखो भी उसने मैन्युफैक्चर ने चार्ज करा है रिटेलर से, वो होलसेलर से, होलसेलर ने रिटेलर से, तो वो सेम अकाउंट में हो रहा है। और मान लो अगर इन सब का टैक्स मिला के कंज्यूमर पे आ रहा है, देखो वो होलसेलर वही टैक्स मैन्युफैक्चर को पे करके आया और वही टैक्स उसने अपना टैक्स भी ऐड करा और ऊपर से और टैक्स लगा के रिटेलर को दे दिया। अब रिटेलर ने उस पर ही और टैक्स लगा के कंज्यूमर को दे दिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स पे हो जाता है, ठीक है। सो as the stages of production on sales continue, each subsequent buyer has to pay tax again and again on the same good, which goods have already suffered tax. So in the previous regime, there were a number of indirect taxes which kept leaving on the goods moved from manufacturer to final consumer, and every time tax was levied, the previous tax amount was added in the cost of product, resulting in a double taxation. On in this, not only tax amount become exorbitant, but the selling price of the product ऑल्सो इंक्रीज ड्रास्टिकली। इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, मीनवाइल जो टैक्स है वो भी डबल पे हो जाता है। सो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी है, उस पर हमने टैक्स पे कर दिया जो रॉ मटेरियल पे लगा है, चाहे वो CST से हुआ चाहे वो वैट से लगा, जिसमें कस्टम ड्यूटी हुई हो, ठीक है, हो गया। तो टोटल इनपुट कॉस्ट आ गई हमारी A। उसके बाद इसमें भी ऐड कर दिया हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करा है तो उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी भी लगेगी क्योंकि उसने गुड्स प्रोड्यूस करी है, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई B। अब फाइनली जब उसने सेल करी है तो उस पर फिर CST एंड वैट लग गया, तो जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसको C अमाउंट पे करनी पड़ेगी जिसमें सारे के सारे टैक्स आ रखे होते हैं, ठीक है। सो इन सिंपल लैंग्वेज टैक्स गुड्स आर अगेन टैक्स विच इज कॉल्ड कैस्केडिंग है, जहाँ पे टैक्स बार बार लगता है तो उसे कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सिंपल था ये। देन अब पढ़ते हैं सेकेंड वन, दैट इज एग्जेम्पशन एंड कंसेशंस। सो in the pre-GST scenarios, business enjoyed many kinds of exemptions and concession like area-based exemption, SSI under the different levies which broke the chain of VFT. Thus, distortion was created. Also, differential tax on the same commodity. देखो पहले क्या होता था, उनको ना बहुत ज़्यादा कंसेशंस मिल जाते थे टैक्स पे करने वाले को, जैसे कि आपको मिल गया SSI एक्सेम्पशन मिल गया, आपको कंसेशन मिल गया, आपको रिडक्शन मिल गया किसी भी चीज़ में टैक्स पे करने में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी, टैक्सेस से काफ़ी ज़्यादा लोग बच जाते, तो वहाँ पे ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी अभी जब GST आएगा। सो थर्ड वन, दैट इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देयर वाज नो मैकेनिज्म फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम ऑफ CENVAT क्रेडिट मेड बाय मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडेड अंडर सर्विस टैक्स फ्लो। जो हमारा CENVAT है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। देन फोर्थ वन, दैट इज़ मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन। देयर वाज अ मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन द प्री-GST। वहाँ पे प्री-GST में बहुत ज़्यादा मल्टीपल टैक्सेस लग जाते थे। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी तो लगी गई है मैन्युफैक्चर करते करते, फिर वहाँ पे हमें आगे जाके भी वैट CST देना पड़ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। देन फिफ्थ वन, दैट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजनल रेट्स।
देयर वॉज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट्स, टैक्स, क्रेडिट। देखो क्रेडिट प्रोविजन बताती है, एक ना क्रेडिट करके कुछ चीज़ है, क्रेडिट करके कुछ ऐसी चीज़ है कि पहले हम टैक्स पे कर देते हैं, तो जब भी हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे हम उनसे ना कंसेशन ले लेते हैं, रिडक्शन ले लेते हैं टैक्स में कि हम ऑलरेडी पे करके आए हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा एरर बीच में आ जाता है। थोड़ी आगे हम थोड़ी ज़्यादा चीज़ समझेंगे। देन अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। दैट इज़ हाँ, एक ही रह गया, डबल टैक्सेशन ड्यू टू सेम सब्जेक्ट मैटर बीइंग ट्रीटेड एट गुड्स एंड सर्विसेज। देखो किसी भी गुड्स को हम गुड्स, पहले ना ऐसा होता था गुड्स एंड सर्विसेज सेम ही होता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती थी गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में सेम ही टैक्स लग रहा था, वही मतलब ना डबल टैक्सेशन लग रही थी, सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो गुड्स और सर्विसेज को हम अलग ही नहीं कर पा रहे थे। देन उसके बाद पढ़ लेते हैं 7th वन, दैट इज़ नैरो बेस। इन द प्री जीएसटी इंडिया टैक्सेशन सिस्टम consisted of different thresholds under different laws, numerous exemption, concession which made taxation। यहाँ पे जो पहले जो जीएसटी था बहुत ज़्यादा उसको नैरो बेस मान लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम था वो भी थोड़ा छोटा था, एंड उस थोड़े कंसेशन और एग्जेम्पशंस। देन 8th वन, दैट इज़ मल्टीपल टैक्सेशन। मल्टीपल टैक्सेशन क्या होता था, देयर वॉज मल्टीपल टैक्स अथॉरिटी टू एडमिनिस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी बहुत ज़्यादा थी जो डिफरेंट टैक्स चार्ज कर लेते थे। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हाँ गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, हैड बिकम मोर ब्लरिड, बिकमिंग डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई जो गुड्स है वो सर्विसेज है वो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा कौन सा टैक्स नहीं लगेगा। देन इन्फ्लेशनरी इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दीज लेवी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स। को जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा उतनी ज़्यादा चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो इस वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इंडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, द कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट। जो प्रोजेक्ट होता था उनकी कॉस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता था। देन 12th वन, दैट इज़ लॉट ऑफ पेपर वर्क। ऑल इंडायरेक्ट टैक्सेस लो कैन बी बी इट सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स आर रिक्वायर लॉट ऑफ पेपर वर्क। इन सब में ना बहुत ज़्यादा पेपर वर्क यूज़ होता था, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। देन 13th वन, दैट इज़ टैक्स इवेशन। ऑल दो दिस हैड लॉट बीन अ स्टॉप टैक्स इवेशन बाय द लॉज, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ। देखो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इन सब चीज़ों को रोकने की, बट स्टिल हमारा जो टैक्स इवेशन था वो रुक नहीं रहा था। देन नेक्स्ट, एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट लीवी सर्विस टैक्स हैंस नेगेटिवली इफेक्ट द स्टेट टैक्स रेवेन्यू। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी वो सर्विस टैक्स नहीं चार्ज कर रही थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स जो रेवेन्यू था उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। देन 15th वन, दैट इज़ लो लेवल ऑफ ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज़ अनदर डिफिशिएंसी। मैनी दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर स्टिल मैनुअल, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी वो स्टिल मैनुअली चल रही थी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। देन 16 वन, दैट इज़ रिटर्न फीलिंग इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स टैक्स। कि रिटर्न फीलिंग क्या होता है, रिटर्न फीलिंग होता है जब आप किसी गवर्नमेंट को बोलते हो कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स वापस चाहिए होता है, किसी मतलब कुछ होता है ऐसे ही, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क था। ये सब ना आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वैसे तो अभी भी पढ़ ही रहे हैं बट चलो ठीक है। तो अब पढ़ते हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। कि देखो ये तो थी अब तक की बात 2017 से पहले की, कि जब तक हमारा जीएसटी नहीं आया था, बट अब हमारा जीएसटी आ गया है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे सिस्टम था। सो ऑन 1 जुलाई 2017 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जो जीएसटी था वो आ गया था। जीएसटी एक बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स था इंडिपेंडेंस है। देन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 23 टैक्सेस एंड 13 सेस हैज बीन सबसिड इन जीएसटी। कि जो 23 टैक्सेस थे और 17 सेस थे उन सबको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया था। हैज़ बीन अबॉलिश्ड एंड रिप्लेस बाय ओनली वन टैक्स, कि उन सबको जीएसटी से रिप्लेस कर दिया था और इन सबको मिला के एक टैक्स बना दिया था जो था हमारा जीएसटी। सो द मेजर रिफॉर्म इन केस इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हैव नॉट बीन चेंज। ये सिर्फ जो चेंज था वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस में था, हमारा डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंज नहीं आया था। सो टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया पोस्ट जीएसटी की, पोस्ट जीएसटी क्या था, डायरेक्ट टैक्सेस वही थे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, और जो हमारे जितने भी प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस स्टैम्प, लग्जरी टैक्स, इन सबको अबॉलिश कर दिया था। कौन आ गया था, सिर्फ हमारा एक हीरो जीएसटी। देन फाउंडेशन ऑफ जीएसटी इज़ वैट, कि जो जीएसटी है वो थोड़ा वैट बेस्ड है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स बेस्ड है। वो कैसे है अब पढ़ते हैं। इंडिया मूव्ड हेजिटेटिंगली टू वैट इन अ स्मॉल ऑल्दो नोटेबल वे। थोड़ा स्मॉल वे में तो मूव हुआ था हमारा, बट थोड़ा नोटेबल वे था इन 1986 में विद मोड वैट। सो मॉडिफाइड वैट क्या होता था, मोड वैट होता था, ये हमारा सेंट्रल स्टेट के लिए होता था। मीनवाइल हमारा एक होता था सेंट्रल वेट जो
सैनवेट, ये हमारा स्टेट बेस्ड का था। सो 2005 में हमारे दो वेट और वैट एंड कंजप्शन आ गए थे, डुअल सिस्टम भी, एक सेंट्रल के लिए एक स्टेट के लिए, बट देयर इज मच स्कोप टू फर्दर रिफॉर्म the indirect tax and regime and make available tax set of right across the output and delivery value chain। पर यहाँ पे फिर हमने एक वैल्यू ऑफ चेन बना दी थी कि कौन किसको कैसे कैसे पे करना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन टू वैट की जो वैट था कैसा था, क्या इंट्रोडक्शन था उसका। सो बिफोर वी बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ वैट एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल। पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सेल है क्या, मतलब कि सेल है वो क्या है, कौन कर रहा है। सो फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं। सो सेल क्या होता है? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। देखो सेल क्या होती है, जहाँ पे एक जो सेलर होता है वो बायर को गुड दे रहा होता है, मतलब एक ऑनरशिप दे रहा होता है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, एक प्राइस के कंसिडरेशन में। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे जो सेलर होता है या फिर वो पूरा ट्रांसफ़र कर रहा होता है, फिर एग्री टू ट्रांसफ़र कर रहा होता है किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स को टू बायर फॉर अ प्राइस। तो देखो सेल क्या होता है? सेल वही होता है जब भी कोई सेलर होता है पैसों की कंसिडरेशन में सामने वाले को गुड्स दे रहा होता है, ठीक है, ये होती है हमारी सेल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो इन लेमन वर्ड्स व्हेन द सेलर पासिस द ऑनरशिप प्रॉपर्टी राइट्स, जब उनको प्रॉपरशिप मिलती है तो राइट्स वगैरह दे दिए जाते हैं, देन उसको एक कंसिडरेशन के अगेंस्ट दी जाती है। नाउ in context of indirect taxes, sale tax was levied in the sales। तो अब यहाँ पे दो तरह के टैक्स लग सकते हैं, उसको CST लग सकता है और वैल्यू एडेड टैक्स लग सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ सेल टैक्स, द चार्ट इलस्ट्रेटेड बिलो। अब थोड़ा चार्ट को पढ़ते हैं। सो कैटेगरीज ऑफ सेल एंड टैक्सेस प्रायर टू GST। GST से पहले कैसा था? सो डोमेस्टिक सेल्स थी, जिसमें आता था सेल्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट एंड सेल्स विद इन द सेम स्टेट। कि देखो जब यहाँ पे 2 स्टेट की बात हो रही होती है और या फिर सेम स्टेट की बात हो रही होती है, जब हमारी 2 स्टेट्स की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हमारा इंटर स्टेट लगता है, आपको पता है, जिसे बोलते हैं CST, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। देन उसके बाद जब इंट्रा स्टेट, जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर हमारा इंट्रा स्टेट लगता है, जिसकी वैट और LST। वैट होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स एंड LST होता है हमारा लोकल सेल्स टैक्स। एंड सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जहाँ पे हम टैक्स, जहाँ पे हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। सो इंटर स्टेट सेल्स कौन सी होती है? इंटर स्टेट सेल्स वो होती है जहाँ पे हमारी 2 और ज़्यादा से UT, या फिर यहाँ पे स्टेट से स्टेट हो रही हो, स्टेट से UT हो रही हो, UT से स्टेट हो रही है, वाइल ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। सो यहाँ पे हमारा टैक्स लगता है CST। तो पावर, यहाँ पर पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अंडर द 9(2)(a) ऑफ द यूनियन लिस्ट। Then VAT is also known as value added tax, is a kind of indirect tax has levied on an interstate, जहाँ पे जो इंटरस्टेट पे लगता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर को पे करना पड़ता है ये। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट अस कंसिडर एक A सेलर है जो अपनी गुड्स की वर्थ रखता है 100 रुपीज़, जो आगे जाके B को सेल कर देता है, प्लस उसमें कर देता है 40, देन आगे जाके वो C को सेल कर देता है 50 ऐड करके। देन जो इंटायर ट्रांजेक्शन होती है वो पंजाब में हो रही होती है और यहाँ पे जो लोकल टैक्स है उन्होंने 10 माना होता है। तब इसका एग्जांपल जो है चाय डायग्राम से समझ लेते हैं। सो स्टेजेस ऑफ सेल्स की, सेल की स्टेजेस क्या क्या थी? सो A, B एंड C। पहले वैल्यू एडिशन क्या थी? 100 थी। उसके बाद उन्होंने टैक्स पे करा 10, देन उसके बाद 40 वैल्यू एडिशन होगी, टैक्स कितना आया 4, देन C वैल्यू एडिशन कितनी हुई 50, तो हमारा टैक्स कितना लगा 5, तो पूरा टैक्स कितना आ गया हमारा 19.5। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC सिस्टम अंडर वैट। अब ITC सिस्टम पढ़ लेते हैं, जो मैं बता रही थी ना पहले, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, वो टैक्स क्रेडिट कुछ बता रही थी ऐसे, वो है ये चीज़। अब वो चीज़ पढ़ लो क्या है। सो ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या है वैट के अंदर? कि देखो पहले कॉस्ट देख लो, यहाँ पे 0 कॉस्ट लगी है स्टेज 1 के अंदर, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया 100। उसके बाद टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 1 और 2 को प्लस कर लो तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी 100। उसके बाद हमने कितना टैक्स पे करा है 10, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 110। तो हमारा जो नेट टैक्स था ईच स्टेज में वो कितना आएगा यहाँ पे 10। उसके बाद अब यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? सेलिंग प्राइस 110 आ रही थी, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 110। उसके बाद हमारा वैल्यू एडिशन कितना है 40, टोटल 140 हो गया। इस पर टैक्स चार्ज करेंगे कितना आएगा 14, तो पूरी क्या टैक्स आ गया हमारा 4 एंड हाँ। अब देखो यहाँ तक देखो 14 हमारा यहाँ पे टैक्स लगने वाला था। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस था वो 140 ऐसे, और हमारा जो हमारा टैक्स था 14, तो 154 हो गया। अब देखो
हमारा टैक्स पहले 10 था और अब 14 आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले वाला टैक्स हम माइनस कर देते हैं। तो 14 में से हम टैक्स, पहले वाला टैक्स 10 माइनस कर देंगे तो हमारा जो नेट टैक्स आएगा वो 4 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ जाएगी 154। और ये 154 कैसा आया, 100 पहले था हमारा, 40 बाद में हुआ, 10 पहले टैक्स लगा था और 4 अब लगा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 154 टैक्स। ठीक है, अब स्टेज सी देखो, अब 154 में हमें प्रॉपर मिल रहा है सामान, हमने वैल्यू एडिशन करी 55, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 195। फिर अगर हम इस पर पूरा टैक्स चार्ज करेंगे तो 19.5 आएगा। अब 19.5 में से हम 14 टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो हमारा कितना टैक्स बचेगा, सिर्फ 5.5। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब हम न्यू टैक्स को पहले वाले टैक्स से माइनस कर देते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मल्टी पॉइंट टैक्सिंग सिस्टम क्या होता है। देखो वैट क्या है, वैट वॉज मल्टी पॉइंट टैक्सिंग सिस्टम विद अ प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे देखो जो वैट है ये थोड़ा मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, जहाँ पे विद अ प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड अर्लियर स्टेजेस, जहाँ पे हमने टैक्स ऑलरेडी स्टेज पे कर दिया था वहाँ पर कट कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रोविजन सिस्टम कुछ ऐसे करके बोलते हैं, क्रेडिट सिस्टम। देन देयरफॉर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब जो बर्डन ऑफ टैक्स है डिक्रीज एट ईच स्टेज और ओनली अमाउंट ऑफ द वैल्यू एडिशन इन ईच स्टेज, कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। देन इन अदर वर्ड्स वैट was tax which was levied not on selling price but of the only the net value addition of each stage, कि जो हमारा वैट है वो हमारी सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता है बट हमारी नेट एडिशन पे लगता है। उसके बाद टैक्सेबल इवेंट इन्वेंट की जो वैट है उसका टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल्स हो रही होती हैं, वैट वहाँ पे लगता है जब किसी एक स्टेट से उसी के स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही होती है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही होती है। देन लायबिलिटी ऑफ टैक्स क्या होती है, अंडर द सिस्टम ऑफ वैट एवरी न्यू वैल्यू एडिशन डन टू द कमोडिटी वॉज टैक्सेस एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बट अ क्रेडिट इज गिवन टू एवरी डीलर फॉर द टैक्स हैज़ ऑलरेडी पेड वाइल परचेसिंग गुड्स। कि देखो जो टैक्स तो हर स्टेजेस पे लग रहा है, बट जैसे जैसे वो चीज़ें आके जाते हैं वहाँ पे वो टैक्स और डिडक्ट होता रहता है। देन इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स क्या होता है, मीन्स द फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स, इन सिंपल वर्ड्स इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन दैट पर्सन हुम टैक्स लीव इम्पोज बट ही शिफ्ट बर्डन टू हिज बयर्स। कि इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स कैसा होता है कि लगता तो हर स्टेजेस पे है बट जो टैक्स होता है वो आगे शिफ्ट कर देता है और फाइनल स्टेज में वो कंज्यूमर के ऊपर गिर जाता है जाके। दैन इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल ऑन द फाइनल कंज्यूमर एज अ टैक्स बर्डन कीप शिफ्टिंग टिल, कि जो फाइनली जो बर्डन होता है वो हमारे कंज्यूमर के पास आके गिर जाता है। दैन इन केस ऑफ वैट द टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल गुड्स फाइनली रीच द कंज्यूमर, कि जो वैट है वो पास होता रहता है हर स्टेज पे जब तक कि वो कंज्यूमर पे नहीं आता है। जो वैट है वो भी कंजप्शन टैक्स ही बोलेंगे। जैसे याद रखना जीएसटी है वो डेस्टिनेशन टैक्स है और जो वैट है वो कंजप्शन टैक्स है। अब पढ़ते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। द टैक्स पेड ऑन परचेज इज बीइंग गिवन एज क्रेडिट और सेट ऑफ टू द डीलर, कि जो हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है वो सेट ऑफ हो जाएगा डीलर से। इन ऑर्डर टू सेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पे सच क्रेडिट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेट ऑफ, की जो सच क्रेडिट होता है कि जो इस कुछ माफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं इनको बोल देते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेट ऑफ बोल देते हैं। अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी की, जो जीएसटी वो क्या है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल द डिफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रीवियस, की हमने पढ़ लिया है कि पहले क्या क्या मिसकंसेप्शन रहे हैं हमारे जीएसटी को लेके, इंडायरेक्ट टैक्सेस को लेके, इंडायरेक्ट टैक्सेस को लेके। अब पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी की। जीएसटी क्या है, देखो अभी तक हमने पढ़ा उसके सारे लिमिटेशंस पढ़ लिए कि प्रीवियस सिस्टम में क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो अब देखो जीएसटी में कुछ न्यू नहीं है बट एक वेल डिज़ाइन वैल्यू एडेड टैक्स है जो दोनों चीज़ों को कवर करता है, गुड्स को भी एंड सर्विसेज को भी। जीएसटी इज़ अ टैक्स दैट इज़ लीव्ड ऑन वैल्यू एडेड टू अ परचेज सप्लाई वेदर गुड्स और सर्विसेज। की जीएसटी एक ऐसी टैक्स है जो कि हम जब वैल्यू को परचेज करते हैं तब लगता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, बिफोर इट इज सोल्ड अगेन होने से पहले। अंडर द जीएसटी रिजाइम टैक्स विल बी लीव्ड ऑन द वैल्यू एडिशन। जो टैक्स होता है वैल्यू एडिशन के स्टेज पे लगता है ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब तक वो दोबारा बिकने से पहले वो प्रोडक्शन पे लग जाता है। ठीक है, उसके बाद इन द प्रीवियस टैक्सेस रिजाइम सेपरेट टैक्सेस वो पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगता था। बट जो जीएसटी था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स था
टैक्स विच इज जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, दोनों पे लगता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजप्शन सब चीज़ों का टैक्स लग जाता है. सो गुड्स एंड सर्विसेज कैसा टैक्स है? वेल डिज़ाइन मॉडल ऑफ वैट है. इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कवर अप हो जाती हैं. वैल्यू एडिशन पे लगता है. कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसमें सब प्रीवियस टैक्सेस आ गए. कंजप्शन बेस्ड है एंड बेस्ड ऑन वैट सिस्टम ऑफ ITC. यहाँ पे जो वैट सिस्टम है उस पर थोड़ा बेस्ड होता है ये. देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. दैट इज़ GST इज़ अ कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. की जो GST है वो कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे है? सो GST इज़ कंजप्शन बेस्ड टैक्स. एग्जाम्पल, सो ये क्या बोलता है, जहाँ से गुड्स हमारी सप्लाई हो रही होती है वहाँ पे तो उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, बट जो हमारी इंटर स्टेट सप्लाईज होती है वहाँ पे उनको क्रेडिट ऑफ दे देते हैं, मतलब जो रिसीवर होता है वहाँ पे भी उनका क्रेडिट सिस्टम चल जाता है. देन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मीन्स व्हेन अ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स. वन स्टेट इज ओरिजिन स्टेट जहाँ से गुड्स हमारी आ रही होती है, दूसरा स्टेट होता है हमारा डेस्टिनेशन स्टेट जहाँ पे वो गुड्स हमारी जा रही होती हैं. सो वेयर द डेस्टिनेशन शेल अर्न द टैक्स रेवेन्यू ऑफ GST. जो हमारा डेस्टिनेशन है द स्टेट, ठीक है. सो GST इज अ डेस्टिनेशन और कंज्यूम बेस्ड टैक्स वेयर द डेस्टिनेशन स्टेट शेल अर्न द टैक्स रेवेन्यू ऑफ GST. जहाँ पे जिसे कंज्यूम कर रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज को वहाँ पे लगता है मतलब GST फाइनल. सो दिस इम्प्लाइज दैट ऑल SGST collected will acquire to the state where the goods are consumed. Hence since GST is destination tax levied on the consumption basis. कि यहाँ पे बस ये है कि जो GST है वो एक डेस्टिनेशन टैक्स है जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है, वहीं पे उसका टैक्स चार्ज होने वाला है. सो GST हैज़ अ वाइड कवरेज. इट कवर्स ऑल द इंटरमीडिएट. यहाँ पे जो GST है वो वाइड कवरेज है, इसमें सारे सब इंटरमीडिएट्स इसने कवर अप कर ली है एट एवरी स्टेज बिगिनिंग द प्रोडक्शन. देन GST बट इट डज नॉट लीड डबल टैक्सेशन. यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं आता है. और विच इंटरमीडिएट प्लेस GST हैज़ आउटपुट सप्लाई. आउटपुट सप्लाई है मतलब गुड्स की भी एंड सर्विसेज की, एंड क्रेडिट सिस्टम भी लगता है. देन अब नेक्स्ट पढ़ लेता, बस इसमें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है. और बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो ग्रुप है मैं उस पर PDF की फ़ोटोज़ भेजूँ या फिर बुक के पेजेस की फ़ोटो भेजूँ या फिर सबके पास है बुक्स. सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. दैट इज़ हाँ, अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन वैट एंड GST. की जो GST है एंड जो वैट है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. जो टाइप्स ऑफ टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वैट ही सिर्फ गुड्स पे लगता था, बल्कि अब जो GST है ये दोनों पे लग रहा है. देन स्टेट स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टेट लेवल था, वेरिड बाय स्टेट था, बल्कि जो GST है ये सेंट्रल और स्टेट दोनों पर है. और जो नंबर ऑफ टैक्सेस है मल्टीपल टैक्सेस जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, बल्कि जो GST है उन सब ने उसने सबको रिप्लेस कर दिया. तो इस बात अथॉरिटी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, इसको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या आता था, लिमिटेशंस थी, कोई क्रॉस क्रेडिट नहीं हो सकता था, बल्कि यहाँ पे सीमलेस क्रेडिट सिस्टम लग जाता है. देन टैक्स कास्केडिंग यहाँ पे होती थी, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है ड्यू टू इनपुट क्रेडिट सिस्टम. देन कॉम्प्लियंस कितना था, यहाँ पे डिफरेंट रूल्स से हमारे GST आई है, यहाँ पे यूनिफाइड एंड सेंट्रल कॉम्प्लियंसेस है. देन फिलिंग रिटर्न्स, इसमें यहाँ पे सेपरेटली बनाना पड़ता था हर टैक्स का, पर यहाँ पे एक रिटर्न से काम हो जाता है. देन एग्जांपल वैट एंड सर्विस ऑन रेस्टोरेंट, यहाँ पे जैसे कि गुड्स के लिए वैट लग जाता था और अपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, सर्विस पे करने के लिए यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था. मीनवाइल GST में एक सिंगल GST लगता था पूरे बिल पे. देन अब पड़ता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर GST इन इंडिया की. जो इंडिया का जो GST है वो कैसा है. सो सब टैक्सेस GST में कन्वर्ट हो गया. तो GST कैसे लगता था, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ. कि देखो जो GST है वो सब गुड्स एंड सर्विसेज से बोथ लग रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है. ज़रूरत सिर्फ दो चीज़ों की, एक है विद इन द स्टेट एंड एक है बिटवीन स्टेट एंड यूटीज़. सो अगर इंट्रा स्टेट की बात करें, मतलब एक ही स्टेट की बात करें, सो इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंट्रा यूटी सप्लाई, अगर एक स्टेट की बात हो रही है या फिर एक यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे डुअल GST लगेगा, जिसमें दो चीज़ें लगती हैं, CGST एंड SGST शेल बी लिव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई. अगर एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है तो यहाँ पे दो टैक्सेस लगते हैं. एक लगता है CGST, एक होता है SGST. देन उसके बाद लगता है अगर यूटी में बात हो रही है तो वहाँ पे भी डुअल GST लगेगा, CGST एंड SGST. सो उसके बाद यूटी विच हैव देयर ऑन, बल्कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी है, इन सब ये इसकी इनके कुछ अलग एप्लीकेशंस होती हैं. देन उसके बाद बिटवीन स्टेट्स एंड यूटीज़, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही होती है तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड GST लगता है, जैसे बोलते हैं IGST. IGST में क्या होता है, CGST और SGST को कंबाइन करके मिला के लगाते हैं. शैल बी लिव्ड ऑन इंट्रा स्टेट, इंट्रा टू स्टेट. अगर दो स्टेट की बात हो रही है, दो यूटी की बात हो रही है, फिर यूटी एंड स्टेट दोनों आपस में मिलके एक्सचेंज करें तो उन सब की बात हो रही होती है. सो अब पढ़ते हैं चेनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चर और इंपोर्टिंग. यहाँ पे जो चेन स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चर से या इंपोर्टिंग वगैरह से लगते हैं GST. यहाँ पे डुअल सेंट्रल स्टेट
जो सेंट्रल स्टेट होती है वो CGST कलेक्ट करती है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो SGST कलेक्ट करती है. सो कंपोनेंट्स ऑफ GST क्या है, यहाँ पे डुअल GST लगता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. देन उसके बाद जो सेंट्रल स्टेट है दोनों के पास पावर होती है अपनी इंट्रास्टेट सप्लाई की. एंड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई वहाँ पे देखो जो हमारी इंट्रास्टेट है वो हमारी स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मैनेज करती है. मीनवाइल जो हमारी जो इंटरस्टेट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फेस करती है. सो कंपोनेंट्स ऑफ GST क्या है, 6 चीज़ें हैं. ठीक है, पहली क्या है, CGST लीव्ड ऑन इंट्रास्टेट. जब किसी स्टेट एंड यूटी के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रही है तो वहाँ पे CGST लगता है. ठीक है. मीनवाइल जो SGST है वो लगता है जब किसी सिर्फ स्टेट के अंदर बात हो रही होती है. यहाँ पे सिर्फ यूटी नहीं आती है, सिर्फ स्टेट आता है. देन UTGST क्या होता है, जब सिर्फ और सिर्फ यूटी के अंदर बात हो रही होती है. देन IGST क्या है, लीव्ड ऑन इंटरस्टेट. यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही होती है, एक से दूसरे की बात हो रही होती है, फिर यहाँ पे दोनों आ जाते हैं, स्टेट भी एंड यूटी भी. देन IGST क्या होता है, ये सिर्फ लिव्ड ऑन इंटर स्टेट और इंटर यूटी. यहाँ पे इंटर स्टेट एंड यूटी की, अच्छा ये तो हो गया. देन GST कंपनसेशन सेस क्या होता है, फॉर कंपेंसेशन टू लॉस मेकिंग स्टेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. यहाँ पे GST लगता है, उनका टैक्स है. देन IGST ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है. सो अब 4 चीज़ें देख लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. CGST क्या होता है, जो कि स्टेट एंड यूटी जब आपस में कर रहे होते हैं. ठीक है, मतलब वो अपने अपने स्टेट में, वो अपने अपने यूटी में. देन SGST क्या होता है, जब सिर्फ स्टेट की बात हो रही होती है. UTGST क्या होता है, जब सिर्फ यूटी अपनी अपनी गुड्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं. एंड IGST क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे स्टेट, एक यूटी से एक स्टेट, ऐसे हो रहा होता है. ठीक है. उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब मैं थोड़ा डेलिब्रेटली पढ़ लेते हैं. सो सेंट्रल GST क्या था, सेंट्रल GST क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. देखो अंडरलाइन ऑलरेडी हो रखा है, मैं बता देती हूँ. सेंट्रल GST क्या होता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. यहाँ पे इंट्रा स्टेट के लिए लगाते हैं या फिर इंटर ट्रांजेक्शन जो अब सेम स्टेट और सेम यूटी में कर रखी होती है. जो सेंट्रल GST होता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है. टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे होते हैं. देन जो हमारा जितने ऑल सेंट्रल टैक्सेस गॉट सबमिटेड, जितने भी हमारे ये किस चीज़ों से बने, एक्साइज ड्यूटी, एडिशन टैक्स, मतलब पुराने डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी थे उनसे था. देन CGST किसके अंडर लगता है, CGST एक्ट 2017 के अंडर लगता है. देन इनकम फ्रॉम CGST ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, सारी जितने भी पैसे होते हैं. देन स्टेट GST क्या था, यहाँ पे जो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, तभी सेम स्टेट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है उनकी बात हो रही है, तभी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाता है. टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सर्विसेज ऑन गुड्स एंड सप्लाई दोनों पे. देन अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं दैट ऑल टैक्सेस गॉट सबमिट. यहाँ पे जो जितने भी टैक्सेस होते हैं, वैट वगैरह, परचेज लग्जरी टैक्स वगैरह, और ये सारे सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को. देन उसके बाद एरिया अप टू 12 NM इनसाइड सी इन द पार्ट ऑफ स्टेट विच इज़ नियरेस्ट. देन थर्ड वन दैट इज़ यूनियन टेरिटरी GST, मतलब UTGST लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है जब भी हम किसी लिव ऑन इंट्रा यूटी ट्रांजेक्शन दैट में विद इन द सेम यूटी. जब किसी यूटी के अंदर टैक्स, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो हमारा लगेगा UTGST लगेगा. ठीक है. अगर सिर्फ पंजाब की बात हो रही होती है तो पंजाब में हमारा लगेगा सिर्फ SGST. और अगर पंजाब से पंजाब में ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर इन दोनों को मिला के लगा रहे हो तो वहाँ पे CGST लगेगा. देन उसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, हम पढ़ रहे हैं ये वाला यूनियन टेरिटरी. सो UTGST होता है सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है. टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, इन UTGST इन इंट्रा सेल्स ऑफ गुड, वही है कि गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगती है. और जो वैट है वो भी लगता है यूनियन टेरिटरी में. यहाँ पे जो जितना भी पैसे होते हैं वो सब गवर्नमेंट को जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को. और जो दिल्ली है एंड पुडुचेरी है, इन सब के अलग से लेजिस्लेचर बने हुए हैं अपने अपने. देन जो बस यही है. देन इंटीग्रेटेड GST IGST क्या होता है, लीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. यहाँ पे इंटर स्टेट और इंटर यूटी ट्रांजेक्शन पे लगता है, जो कि किसी 2 स्टेट से ज़्यादा की स्टेट की बात हो रही होती है. और जो IGST है दोनों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है. टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सर्विसेज बोथ होती हैं, जो CST होता है, सेंट्रल टैक्स जो यहाँ पे, और एक जो किस टैक्स को मिला के बना है, CST को बना है. देन ये हमारा अंडर दी IGST एक्ट 2017 के अंदर आता है. जो इनकम होती है ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड हो जाती है. देन IGST सम टोटल ऑफ SGST एंड CGST एंड SGST. और जो IGST होता है वो सम टोटल होता है CGST का और SGST का. और जो IGST होता है वो मैक्सिमम 40% होता है. देन फिफ्थ पढ़ते हैं दैट इज़
CGST compensation cess. So CGST compensation cells deal with the payment of compensation to the states, that and this compensation is for loss of any revenue on account of implementation of GST. So GST compensation cess has been implemented for a period of 5 year, 5 year के लिए लगता है. Then GST compensation cess is according with the provision section, इसका section बना हुआ है. Then the revenue compassed will consist revenue और taxes, जितने भी टैक्सेस है सब यहाँ पे GST को जाता है. देन कंपनसेशन रिलीज्ड बी मंथली प्रोविजन सब्जेक्ट द फाइनल एग्जाम्पल गुड्स एट्रैक्ट लाइक पान मसाला टबैको प्रोडक्ट्स कॉल. और ना एक चीज़ याद रखना, चलो वो आगे ही देखते हैं अल्कोहलिक वगैरह के बारे में. देन 6 दैट इज़ IGST ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए. इन द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स शेल बी लीव बाय बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD एंड एजुकेशन सेस ED सेस सेकेंडरी एंड हायर. देखो सेस लगता है हर टैक्स में 2% जाता है हमारा सेस को, एजुकेशन सेस को. देन इन एडिशन टू द अबव IGST, यहाँ पे जो IGST वो भी इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स को लगता है. एंड द GST कंपोजिशन सेस ऑल्सो भी यहाँ पे हमारा कंसेशन सेस भी लगता है. देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट इन GST थ्रू वैट. की जो वैट था वो कैसे आया था. तो देखो ये ना यहाँ पे ना सिर्फ ITC की बात हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है, सेटिंग ऑफ परचेज वगैरह की बात हो रही है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दी नॉन्सेस ऑफ GST इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल 4 स्टेजेस. यहाँ पे 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया. तो स्टेजेस 1 थी सप्लायर, स्टेजेस 2 भी तो सप्लायर, स्टेज 3 भी सप्लायर, then fourth one था retailer. So deals with collection of lac is this scarlet sequestration of lac insect from the forest purchase. ये प्रोडक्ट होता है एक, इसका सीधा एग्जांपल करते हैं. तो देखो वैसे ये चीज़ अभी हम पीछे करके ही आए हैं. सेम स्टेज 1 पे 0 था, 100 कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 110. अब इस पर हमारा टैक्स कितना लगा है 10. देन स्टेज बी में हमारा 110 टोटल कॉस्ट आ गई थी, इस पर हमारा टैक्स लगा है इन्होंने 15. कंबाइन 3 और 4 को फिर माइनस कर देंगे, 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो 5. देखो बेसिकली यही है, तुम लोग समझ जाओगे. एक बार खुद ट्राई करना, नहीं आ रहा तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं प्रॉपर अलग से भी डाल दूँगी. बाकी समझ जाओ सेम ही है जो पहले करके आए, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, बस टैक्स को माइनस करना है, हमें नेट टैक्स लगाना है. देखो नेट टैक्स लग रहा है 10, 15, 12, 22. पहले में नील आया प्लस करा, मतलब टोटल टैक्स हमारा 22 रुपीज़ का लग रहा है. बस ये देख लेना, प्रोसेस बहुत ईजी है, समझ के कर लेना. देन अब पढ़ते हैं कवरेज और स्कोप और फीचर्स ऑफ GST की. जो GST है उसकी क्या क्या कवरेज है, स्कोप, फीचर्स, कुछ भी कह लो, ठीक है. सो GST इज़ अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स एंड डेस्टिनेशन स्टेट प्रिंसिपल. देखो जो GST बेसिकली कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, बट इसका प्रिंसिपल कौन सा लगता है, डेस्टिनेशन स्टेट का. सो GST इज़ अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स. एग्जाम्पल टैक्स विल पेबल इन द स्टेट जहाँ पे उनको कंज्यूम करा जा रहा है वहाँ पे. सो जो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो 2 चीज़ें होती है ट्रांजेक्शन. एक होता है ओरिजिन स्टेट जहाँ पे उसको बनाया जा रहा है, उनको मूव करा जा रहा है. देन डेस्टिनेशन स्टेट जहाँ पे उसको फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है. सो जो जहाँ पे उसको फाइनली कंज्यूम करा जा रहा है वहाँ पे लगता है GST. सो दिस इम्प्लाइज द CGST कलेक्टेड विद एक्यूरेट कुछ नहीं. सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल डिटरमाइन, अच्छा ये है, the place of supply will determine destination of the goods where goods services are consumed. Only then it is determined which taxes levy. For example, Joy in Punjab provides service to Manish in हरियाणा. देखो जो जॉय है वो पंजाब का रहने वाला है, वो मनीष को सप्लाई दे रहा है हरियाणा में. तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो क्या है, पंजाब, क्योंकि वो गुड्स हैं जो पंजाब से जा रही हैं. देन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, हरियाणा, मतलब जहाँ पे वो जा रही है. तो पंजाब से हरियाणा जा रहा है तो क्या है, इंटर स्टेट है. तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, IGST लगेगा, ठीक है. क्योंकि IGST इंटीग्रेटेड GST इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट एंड ड्यूटी दोनों, सॉरी स्टेट की बात हो रही है, एक सेकेंड हाँ. और यहाँ पे लगेगा IGST क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है. देन जॉय इन लुधियाना सोल्ड गुड्स मनीष इन पटियाला. अब देखो अब ऊपर तो पंजाब से हरियाणा जा रही थी तो हमारा IGST लग रहा था, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट. पर अब जो है वो लुधियाना में ही है और पटियाला में भेज रहा है, मतलब पंजाब में. लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, पंजाब. और सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, जा कहाँ रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स पंजाब में जा रही है. तो ये हमारी इंटर स्टेट लग जाएगी अंडर IGST टैक्स लीव्ड ऑन CGST एंड STST. सो अब पढ़ते सेकेंड वन दैट इज़ कॉन्करेंट ड्यूअल GST. सो देखो जितना भी GST है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाते हैं GST को. तो यहाँ पे जो मनी होती है वो भी डिवाइड होती है, पर यहाँ पे कुछ
कुछ चीज़ें होती है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लिक्विड वगैरह, इन सब चीज़ों पे नहीं लगता है टैक्स। देन थर्ड वन दैट इज़ component of GST. So under the concurrent dual GST for India, the following shall be levied on supply of goods and services. तो various components है, तो एक होता है CGST जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, then IGST integrated goods and services tax, then UTGST union territory supply for both within the same UT. अगर सेम UT की बात हो रही है तो हमारे यहाँ पे UTGST लगता है। देन उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देन अब पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी की। जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जीएसटी का वो क्या है। सो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एज पर डिक्शनरी रिवील्स द मीनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोसेस, मतलब लॉ एंड गवर्निंग कितने कर रहे हैं उसको। सो टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंटर सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। सो टाइप्स ऑफ एक्ट कौन कौन सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 जहाँ पे CGST लगता है। देन स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जहाँ पे हमारा SGST लगता है। देन यूनियन टेरिटरी जहाँ पे हमारा UTGST लगता है, और इंटर स्टेट के लिए हमारा सिर्फ एक लगता है जो कि हमारा IGST है। देन फिफ्थ वन दैट इज़ GST रेट स्ट्रक्चर, 4 टायर स्ट्रक्चर है। तो एक चीज़ याद रख लेना, 4 टायर है, मैं बताती हूँ भी कैसे होगा। 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लगे, क्योंकि 0 रेट होता है, एक लोअर रेट होता है 5, एक होता है स्टैंडर्ड रेट 12, एक होता है हायर स्टैंडर्ड रेट 28। तो देखो 5 तरह के हैं ये, 0, 5%, 12% एंड 28%, 4 तरह के हैं ये। हाँ सो देखो 5 तरह के होते हैं ये। एक होता है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% बेसिकली जो रेट होता है। सो नेक्स्ट पढ़ता है 6 वन दैट इज टैक्स टू बी सबसेम अंडर GST स्ट्रक्चर। द फॉलोइंग सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, जो GST होता है वो इन सब में डिवाइड हो जाता है। देन अब इसका एक डायग्राम है वो पढ़ते हैं। सो ये क्या कहता है, सेंट्रल टैक्सेस टू बी सबसम इन CGST GST। सो इसमें क्या क्या आता है, हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, हमारी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, एक्साइज ड्यूटी, टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह। देन सर्विस टैक्स इसमें आ जाता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी इसमें आ जाती है, स्पेशल एडिशन ड्यूटीज़ इसमें आ जाती है। देन उसके बाद सेंट्रल सर्चेजेस सेस वगैरह इसमें आ जाते हैं सेंट्रल टैक्सेस में। तो अब पढ़ते हैं स्टेट टैक्स भी सबसे इन GST में क्या क्या आता है। स्टेट वेस्ट सेल्स टैक्स आ जाता है, इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता है, लग्जरी टैक्स आ जाता है, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग आ जाता है, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट आ जाता है, स्टेट टैक्स आ जाता है, ऑक्ट्राई एंड ट्राई टैक्सेस आ जाता है, देन परचेज टैक्सेस आता है। सो 7th वन दैट इज IGST फॉर interstate transaction. So in case of interstate supply of goods and services will be integrated GST IGST imposed by government of India। कि जो IGST है वो आर्टिकल 269A(1) के अंदर आता है। IGST इक्विवेलेंट IGST imposed by imports वगैरह, छोटे छोटे तो कुछ नहीं है। देन 8th वन दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यार ये तो पता ही लग गया होगा ना। सो द टैक्स पेड एट ईच स्टेज विल बी अवेलेबल एज ITC। जितना भी हम टैक्स पे करते हैं वो हमें ITC में मिल जाता है। अदर स्टेजेस यहाँ पे जो टैक्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो इन सिंपल बट ITC मीन द टैक्स पेड बाय इनपुट शेल बी क्रेडिट टैक्स। देन A है B ने को सेल करी है, देन B ने C को सेल करी है। तो यहाँ पे GST 100, देन GST 1। तो हमारा जितना भी आउटपुट टैक्स था और इनपुट टैक्स था उनको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट पेबल टैक्स आ जाएगा, मतलब सेलर से बायर, बायर से सेलर। इसका एक एग्जांपल है आगे, ये देखो यहाँ पे। तो 50 हमारा पहले 100 लगा था, फिर हमारा 150। तो 150 में से मतलब B में से A को माइनस कर देंगे, 150 में से 100 को माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा 50 टैक्स आ जाएगा। फिर अब पढ़ते हैं 9th वन दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स की यूटिलाइजेशन उसको कैसे होता है। सो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे कैसे यूटिलाइज करता है। सो क्रेडिट अवेलेबल फॉर, तो फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है। अगर IGST है तो पहले IGST, देन उसमें कुछ भी ले लेंगे, SGST, CGST एंड UTGST। देन CGST है तो पहले IGST, देन CGST, SGST है तो IGST एंड CGST, देन UTGST है तो IGST एंड UTGST। सो अभी चैप्टर आने वाला है आगे ITC, उसमें थोड़ा ज़्यादा से एक्सप्लेन करा। अभी तुम ना देखना आगे ना तुम यही पढ़ने वाले हो कि रेफर इन दिस चैप्टर। सो अब द टेबल गिवन अबव एक्सप्लेन दैट क्रेडिट ऑफ IGST कैन बी यूटिलाइज फर्स्ट पे। देखो जो IGST है वो कैसे यूज़ होगा, पहले इसमें से IGST पे करेंगे, फिर उसके बाद CGST पे करेंगे, फिर उसको UTGST पे करेंगे। और अगर हमारा
CGST बात है तो पहले IGST पे होगा, फिर हमारा CGST पे होगा। अगर हमारा SGST है तो पहले उसको IGST पे करेंगे, देन फिर हमारा SGST यूज़ होगा। देन सेम एज UTGST है तो पहले इसमें IGST पे होगा, देन हमारा UTGST पे होगा। सो अपर द 10th वन दैट इज टैक्सेबल इवेंट इन GST की जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है। सो जो हमारा टैक्सेबल इवेंट होता है वो होता है सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब दिस सेल ऑफ गुड्स नहीं है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे देन 11th वन दैट इज कॉमन पोर्टल, सो वेबसाइट मैनेज बाय GSTIN, तो ये एक प्राइवेट होती है आई गेस। सो कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल क्या है, www.gst.gov इन अ वेबसाइट मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क GSTN से, जो कि गवर्नमेंट है, यूनिफॉर्म इंटरफेस है और IT स्ट्रक्चर बेस है, सेंट्रल स्टेट, एक ना प्राइवेट भी है वैसे, आगे देखना। देन दी फंक्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन होता है, अथॉरिटीज़ के बारे में होता है, कंप्यूटेशन सेटलमेंट्स होती हैं, टैक्स पेमेंट की डिटेल्स मैच होती है, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, देन क्लेम वगैरह अगर कुछ हुई होता है तो वो भी आपको यहीं अप्रोच करना पड़ता है जाके। देन अब पड़ता है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या है। सो जब से GST आया है डेस्टिनेशन बेस्ड है, रिवेन्यू है, यहाँ पे हमारी जितनी भी स्टेट वगैरह होती है। सो जो इंटरस्टेट सप्लाई इन एक्सपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू सेट ऑफ क्रेडिट, कि यहाँ पे जो यहाँ पे सेट ऑफ क्रेडिट सिस्टम है। देन बायर रिपोर्टिंग सेल इज अलाउड टू विल क्रेडिट, की जो क्रेडिट सिस्टम है वो एप्लीकेबल हो जाता है। देन 13th वन दैट इज गुड आउटसाइड GST परव्यू, GST अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, जो GST है वो हर चीज़ों पे लगता है एक्सेप्ट अल्कोहल और ह्यूमन कंजप्शन के लिए लगती है। सो एंड जो GST ऑन 5 स्पेसिफिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि क्रूड, पेट्रोल, डीजल, ATF, नेचुरल गैस, इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देन 14th वन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ रिटर्न बाय डिफरेंट क्लासेस पर्सन आर डिफरेंट कट ऑफ स्टेट, इन सब के जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स होती हैं आप इन कहीं भी जाके फिल कर सकते हो। देन 15th वन दैट इज various modes of payment of tax, then available tax pay including interbank debit, national credit fund, आप कैसे भी पे कर सकते हो टैक्सेस। देन सेल्फ असेसमेंट, सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स पेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, आप खुद भी पे कर सकते हो। देन एंट्री प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एंड एंट्री प्रॉफिटिंग अथॉरिटी टू इंश्योर बिजनेस पासेस, यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई है। देन द पड़ता है दैट इज GST कंपनसेशन सेस, क्या होता है। सो इन एडिशन टू CGST, SGST, UTGST एंड SGST, यहाँ पे एक और है, वो है GST कंपनसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, the said compensation cess is paid for 5 year, 5 year के लगता है। this said cess is levied on supply में भी by the central government on the recommendation of GST council, ये हमारा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है by the recommendation of GST council, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली सर्टेन गुड्स आर नोटिफाइड लाइक इरिटेड वाटर, पान मसाला, टबैको, इन सब के लिए लगता है 5 मोटर व्हीकल्स। इन द सीलिंग ऑफ GST कंपोजिशन सेस 15% ऑफ हायर सेसेस लेवल ऑन पान मसाला और टबैको, कि जो हमारा जो इन सब चीज़ों जो टबैको वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कंपोजिशन सेस, ठीक है। यहाँ पे आपका 15% लगता है, ठीक है। तो GST स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या होता है, थ्रू GST इज़ टू कंसोलिडेट टैक्स कोड, ऑल प्रोडक्ट कर, यहाँ पे सब पूरी चीज़ें आ जाती हैं। बट द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेम एज फॉलो, पर कुछ साइलेंट फीचर्स में तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यहाँ पे GST से अलग रखता है, यहाँ पे स्टेट ड्यूटी लगती है इनके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन दी अदर हैंड जो हमारे टबैको हैं, टबैको प्रोडक्ट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इन पे एक्साइज सेंट्रल ड्यूटी है, टबैको प्रोडक्ट सब्जेक्ट एक्साइज ड्यूटी प्लस GST, यहाँ पे इनकी एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है प्लस GST भी पे करना पड़ता है। देन लेवी ऑफ GST ऑन स्पेसिफिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड, पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, डीजल, HST, नेचुरल गैस, इन सब पे भी अलग से लगता है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, की जो म्यूनसिपालिटीज़ होती है, पंचायत, रीजनल काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इन सब पे भी अलग से टैक्स लगाते हैं ये। देन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइबल एरियाज इन स्टेट असम, मेघालय, मिजोरम है पावर टू इम्पोज एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सब के पास पावर होती है अपना एंटरटेनमेंट पास खुद से लगाने के लिए। देन अब पढ़ते हैं प्री GST रिजाइम वर्सेस GST रिजाइम, की उससे GST आने से पहले कैसा था और अब कैसा है। अब पढ़ते हैं प्री GST रिजाइम वर्सेस GST रिजाइम, की GST से पहले क्या था और GST के बाद में क्या आया। सो बोर्ड स्कीम की बात करते हैं तो देयर वाज सेपरेट लॉज फॉर सेपरेट लेवी, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1944, रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव स्टेट वेट लॉज। तो देखो पहले ना जो बोर्ड स्कीम्स थी वो अलग अलग थी हर GST को लेके, बल्कि GST रिजाइम में क्या आया, देयर विल बी ओनली वन सच लॉ, बिकॉज फिर अगर GST के आने के बाद क्या हुआ था, वहाँ पे सिर्फ एक ही लॉ था जो कि था GST। देन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेस लीविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ गुड, प्रोविजन, इन सब के बेसिस पे जो टैक्स था वो लगता था। देन जो GST के बाद क्या हुआ था, GST सिर्फ
डेस्टिनेशन बेस्ड था। देन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज था यहाँ पे अलग अलग होता था। मीनवाइल जीएसटी में क्या होता था, कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों को एक ही टैक्स में इन्होंने काउंट करा था। देन कैस्केडिंग इफेक्ट, वहाँ पे जो कैस्केडिंग इफेक्ट था बहुत ज़्यादा होता था, बल्कि जो जीएसटी था उनकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी एलिमिनेट होगी। देन टैक्स रेट, वहाँ पे जो टैक्स रेट था एक्साइज ड्यूटीज़ पे लगता था 12.36 एंड सर्विस टैक्स पे लगता था 15%। मीनवाइल जो एसजीएसटी था दे विल बी वन सीजीएसटी रेट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसजीएसटी, मतलब जैसे कि 5, 12, 18 एंड 28 है, ऐसे आ गया है। तो उसके बाद टैक्स बर्डन क्या होता था, अंडर प्रेजेंट सिनेरियो टैक्स बर्डन ऑन टैक्स पेयर इज हाई, यहाँ पे जो टैक्स बर्डन था वो थोड़ा सा हाई था। मीनवाइल अंडर दिस रेम जो टैक्स बर्डन था वो थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दी थी उन्हें। देन टैक्स क्रेडिट क्या था, ओनली इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन गेट इनपुट टैक्स सेट ऑफ, नॉट इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की जो सिर्फ इंट्रास्टेट थी, जो सिर्फ एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन होती थी, सिर्फ उन्हीं को रिबेट मिलती थी, बाकी उनको कोई क्रेडिट ऑफ नहीं होता था। देन 8th वन दैट इज कॉस्ट बर्डन ऑन कंज्यूम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट कंटेन टैक्स बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। पहले इतनी ज़्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट था तो हमें लगता था कि जो टैक्स है वो कॉस्ट का ही पार्ट है। फिर जब जीएसटी आया तो उन्होंने सब सारी जो क्रेडिट वगैरह थी, कॉस्ट बढ़ना था, इन सबको थोड़ा कम कर दिया था। देन कॉन्करेंट पावर, अंडर प्री जीएसटी regime देयर वाज नो सच पावर टू बोथ सेंटर स्टेट एंड सब्जेक्ट मैटर, इन दोनों के पास ही पावर नहीं थी, बल्कि जब जीएसटी आया था दोनों के पास इक्वल पावर हुई, दोनों के पास पावर हुई कि वो अपने लॉ क्रिएट कर सकते। देन कॉम्प्लियंसेस क्या था, टैक्स कॉम्प्लियंसेस वॉज कॉम्प्लेक्स बिकॉज मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज एंड प्रोविजन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो उसमें थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉज वगैरह थे अलग अलग तरह के। मीनवाइल जो टैक्स कॉम्प्लेंसेस थी वो थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि सिर्फ एक ही टैक्स था तो उसके बारे में कितने ही लॉज वगैरह होंगे। तो 11th वन दैट इज ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स वॉज लीव 2 स्टेजेस बोर्ड मैनर्स व्हेन प्रोडक्ट मूव आउट ऑफ फैक्ट्री एट रिटेल आउटलेट, कि यहाँ पे दो चीज़ों के लिए होता था, जब वो प्रोडक्ट जो था फैक्ट्री से बाहर आ जाता था और या फिर जब रिटेल आउटलेट पे होता था, बल्कि जो जीएसटी था वो सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन पे लगता था जहाँ पे उसको सिर्फ कंज्यूम किया जा रहा है। सो अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जीएसटी, की जो जीएसटी है उसके क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या उसके कॉन्स हैं। पहले पढ़ लेते हैं बेनिफिट्स क्या है। सो जीएसटी एक विन विन सिचुएशन है किसी भी इंटायर इकॉनमी की। देखो मैं ना ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में चली गई है, तो इसको थोड़ा रीड कर लेना, बस मैं मीनिंग बता देती हूँ। देखो जो जीएसटी है वो विन विन पूरी एक सिचुएशन है पूरी इंटायर इकॉनमी के लिए। यहाँ पे जो कॉस्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो थोड़ी कम हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फर्स्ट है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। देखो जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो जो जीएसटी है एक मेजर बूस्ट है मेड इन इंडिया का, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी इनिशिएट ले रही है थोड़ी चीज़ों को सस्ती करने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए। देन सेकंड वन दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। देखो पहले कितने सारे जीएसटी होते थे अलग अलग लेवल के, बट अभी इन्होंने पूरा कंसाइज करके सिर्फ एक ही टैक्स को बना दिया सेंट्रल स्टेट के लिए जीएसटी। देन क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यहाँ पे जितने हमारे इकोनॉमिक बैरियर्स थे उन सबको रिमूव कर दिया है, सिर्फ हमारा एक ही टैक्स आ गया है। एंड जब भी हमने एबोल्यूशन करा है सीएसटी का, तो जो इंटायर हमारी इकॉनमी थी वो एक सिंगल कॉमन जीएसटी की वजह से चला है, जिन्होंने स्टेट जो बैरियर्स थे अलग अलग बैरियर्स होते हैं मैन्युफैक्चर पे, ड्यूटी वगैरह पे, इन सबको उन्होंने हटा दिया है। फिर उसके बाद मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, की जो कैस्केडिंग इफेक्ट था एक सिंगल टैक्स आ गया जिसकी वजह से सब चीज़ ऐसे सॉल्व होगी और हमारी जो लिक्विडिटी है बिजनेस की वो भी ज़्यादा मेंटेन होने लगी। देन अब पढ़ते हैं फिफ्थ वन दैट इज जीएसटी हैज़ वाइडेंड ऑफ द टैक्स बेस, की जो जीएसटी है वो एक गवर्नमेंट का रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हायर पहुंचा देते हैं, कि मतलब जो बेसिक जो रिवेन्यू है वही गवर्नमेंट को टैक्स से आ रहा है। सो देयर हैज़ बीन लार्ज इंक्रीज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेयर्स हैव इनफैक्ट वॉलंटरी चूजन टू जीएसटी, क्योंकि देखो पहले 70 तरह के टैक्स पे करने पड़ते थे, बट अब उन्हें एक ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी अच्छी है। सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 आउट ऑफ द टोटल एस्टिमेशन 71 बिलियन नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस इज एस्टिमेटेड अराउंड 13% रजिस्टर्ड एंड जीएसटी। महाराष्ट्र तमिल की देखो जब इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2017-18 में, कि जितनी भी टोटल एस्टिमेशन थी 17 मिलियन में से काफ़ी 13% ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया था। दैन सिक्स वन दैट इज बियॉन्सी ऑफ द गवर्नमेंट रिवेन्यू, जीएसटी हैज़ इंक्रीज गवर्नमेंट रिवेन्यू इंक्रीज हो गया है। दैन फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड थ्रू कंट्री, की जो कंट्रीज़ है मतलब इतने ज़्यादा टैक्सेस थे, चेक पोस्ट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री, इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स आ रहे थे, इन सब में कॉम्प्लेंसेस आ रही थी, थोड़ी ज़्यादा ही पेपर वर्क वगैरह हो रहा था, तो इन सब की प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर दिया जब से हमारा जीएसटी आया है। देन अब पढ़ते हैं एट्थ वन दैट इज़ ईजी टैक्स कॉम्प्लेंस, की जो हमारा जीएसटी था उन्होंने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए थे, जिसकी वजह से जो नेसेसिटी थी वो ज़्यादा बनने लगी है। देन एट्थ वन दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्सेशन, की जो हमारा टैक्सेशन था उसमें थोड़ा यूनिफॉर्मिटी आ गया, इक्वल वगैरह रेट होने लगे, लाइक
टोटल करके IGST का 40% निकलता है। दैन 10th वन, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर की जो GST है वो ज़्यादा ही ईजी है, सिंपल है, और GST का रजिस्ट्रेशन, रिफंड्स, पेमेंट, टैक्सेस वगैरह सब कुछ मैनुअली डन हो जाते हैं, जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस। कोई ज़्यादा झंझटबाजी की ज़रूरत नहीं है। देन 11th वन, दैट इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ बैकअप ऑफ GST कॉमन GST एंड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हमारी गवर्नमेंट ने बना दिया, www.gst.gov.in, जहाँ पे एक सर्विस है जहाँ पे आप कुछ भी अपनी प्रॉब्लम वगैरह बना सकते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का। देन 12th वन, बेनिफिट्स फॉर बिजनेस एड इंडस्ट्री की जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री और सबके बेनिफिट्स लाइक इजी कॉम्प्रिहेंसिव है, यूनिफॉर्मली टैक्स ऑफ रेट्स है, स्ट्रक्चर रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट है, कॉम्पिटेंसी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, तो इन मैन्युफैक्चर वगैरह को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है। देन 13th वन, दैट इज़ बेनिफिट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो हायर रिवेन्यूज थे, एफिशिएंसी थी, बॉर्डर टैक्स पेस, इन सबको अच्छे से कॉम्प्लेंसेस मिल रहा है, बेटर कंट्रोल हो रहा है, टैक्स इवेशन कम हो रहा है, सिंपल एंड ईजी एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है हमारा। देन बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? सो सिंगल और ट्रांसपेरेंट टैक्स है, सिर्फ एक टैक्स है, 10 जगह टैक्स देने से अच्छा आप एक जगह टैक्स दे लो। देन 15th वन, दैट इज रिडक्शन ऑफ प्राइसेस की, तो GST की वजह से जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज के वो भी कम हो रहे हैं। सो इन द GST सिस्टम, टैक्सेस फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे सेल हो रही है सिर्फ वहीं पे कलेक्ट हो रहे हैं। जो हैंस द टैक्सेस विल बी चार्ज ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसके रिड्यूस द प्राइस, जो सिर्फ एक कॉस्ट पर GST चार्ज हो रहा है, तो जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब पढ़ते हैं 16th वन, दैट इज फेयर ट्रीटमेंट टू इंडिजिनियस इंडस्ट्री। सो imports of goods and services will be treated as interstate suppliers will be subject IGST in addition to application IGST paid shall be available input tax traded on payment for further supplies। इसकी देखो जो जब हमसे हमारा IGST आया imports पे, जो हमारी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, वो हर जगह अपना ट्रांजेक्शन्स एंड रेट्स करने लगे। देन 7th वन, दैट इज हार्मोनाइजिंग लीवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जो लॉज एंड रेगुलेशंस थे IGST पे ये सब एकदम पॉसिबल हो गए हैं, और मतलब ईजिली हो गए हैं, मतलब आप इजीली असेस कर सकते हो। देन 18th वन, दैट इज सेल्फ असेसमेंट, टैक्सेबल पर्सन shall himself assess the tax payable, self assessment and credit to account of government, and the return feed be taxpayer would be treated in self assisted। कि जो हमारा सेल्फ असिस्टेड इन द सेंस, अगर आपको खुद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं। आपको अगर बैक चाहिए अपना टैक्स, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं एप्लीकेशंस वहाँ पे। देन अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ GST की, जो GST है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो पढ़ते हैं वन बाय वन करके पहले पढ़ते हैं स्मॉल बिजनेस का, कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है। सो फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस, जो GST है प्रॉपर अवेयरनेस नहीं पहुँचे, मेजॉरिटी बिजनेस वालों को पता ही नहीं है कि GST क्या होता है, क्या क्या अवेयरनेस है, क्या है। देन सेकंड, दैट इज इंक्रीज बर्डन ऑफ कॉम्प्लेंसेस, वहाँ पे जो फीलिंग फॉर्म्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मल्टीपल रिटर्न्स, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। देन थर्ड वन, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिटर्न फीलिंग प्रोसीजर, ट्रेडर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेव इन सिंस लार्ज बिजनेस सोर्स ऑफ टैक्स वुड बी GST कॉम्प्लेंट, जो GST है जो टैक्स क्रेडिट और टैक्स लायबिलिटी से बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, जो स्मॉल बिजनेस वगैरह होता है, क्योंकि देखो उनका बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं है कि वो टैक्स भी पे करें, वो सब कुछ एक अकेले खुद संभाले, तो वहाँ पे उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। देन बी, दैट इज एक्सपोर्टर्स, सो रिफंड इन द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम एक्सपोर्ट इंजॉयड अनप्रोफिट कि जो देखो पुराना था वहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको टैक्स एक्सेम्पशंस मिल जाती थी, बट अभी GST की वजह से उनको इतने ज़्यादा कंसेशंस नहीं मिलते हैं। देन सेकंड, दैट इज़ नीड फॉर मोर वर्किंग कैपिटल, देखो जो GST होता है एक्सपोर्टर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उनके लिए वो जो वर्किंग कैपिटल होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। देन थर्ड वन, दैट इज़ टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लेंस प्रोसेस, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा वेंडर से, उनको GST पे करना, और जो GST है उसमें तो बहुत टैक्स इनवॉइस, पेमेंट वाउचर्स, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ लार्ज एंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्री की, इनको क्या प्रॉब्लम होती है। सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा फीस होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है एंड प्रॉब्लमेटिक होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रांजेक्शन रिकरिंग, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। देन सेकंड, दैट इज मल्टी स्टेज रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। देन इंक्रीज बर्डन ऑफ कॉम्प्लेंसेस, जो मल्टीपल रिटर्न होते हैं वो भी डिफिकल्ट होता है। विड्रॉल फॉर एग्जाम्पशन, जो विड्रॉल जो एग्जाम्पशन के लिए करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देन डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को कभी कभी डुअल भी करना पड़ता है, सेंट्रल स्टेट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देन सिक्स, दैट इज इंक्रीज इन वर्किंग रिक्वायरमेंट, जो वर्किंग कैपिटल होती है स्टॉक्स वगैरह के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इनके लिए कैपिटल एक बनाना मेंटेन करके रखना। देन सेवेंथ, नो क्रेडिट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ GST, जो GST है वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो GST के अलग रखता है, तो इसीलिए इनके लिए बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना। देन एट्थ वन, दैट इज़ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को क्या डिफ़िकल्टीज आती है। सो अब
गवर्नमेंट ही तो कर रही है, उन्हें भी डिफिकल्टी है। सो फर्स्ट वन दैट इज डुअल कंट्रोल ड्यू टू प्रेशर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी शेड्यूल्स टाइम फ्रेम्स एंड सेंट्रल सीम्स टू कॉम्प्रोमाइज इन द इशू ऑफ एजुकेशन ओवर एसेसेस। उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है असेस करने में। देन सेकेंड दैट इज आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द अदरग्राउंड लेवल प्रॉब्लम द गवर्नमेंट विल फेस प्रोवाइड द इन स्पाइट ऑफ सेंट्रल इंड्यूस गवर्नमेंट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन मॉनिटर सिस्टम, जो मॉनिटर सिस्टम होते हैं उनको ज़्यादा मेंटेनेंस, मतलब उनको सॉफ्टवेयर सिस्टम ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। सो ह्यूज कॉस्ट इज कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग ऑफिसर्स के, मतलब ऑफिसर को ट्रेनिंग देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। देन ई कंज्यूमर इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल तो देते हैं पर इतनी भी ज़्यादा रिलीफ हमें नहीं मिलता है, हर जगह पे रिलीफ नहीं मिलते हैं हमें। देन हायर सर्विस चार्ज, इनकी जो सर्विस चार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे कि 15 to 18% हो गया। देन 3% इन कंपेरिजन ऑफ प्री जीएसटी रिजाइम। देन लेसर चॉइसेस, जो चॉइसेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है स्मॉल बिजनेस में, ट्रेडर्स लाइक इन सबके पास चॉइसेस थोड़ी कम होती है। देन जीएसटीएन, इनकी लॉग इन नहीं कर पा रहे हम, ये नेक्स्ट पेज पे है। सो लास्ट वन इज़ जीएसटी कि हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। देन रिटर्न डिक्लाइन, हमारे रिटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिक्लाइन हो जा रहा है, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। देन रिकरिंग ब्रेकडाउन्स की जो ब्रेकडाउन्स है वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। देन अब पता है चैलेंजेस अहेड की अभी और कितने चैलेंजेस हैं जो आने वाले हैं। सो विद रिलेटिवली स्मूथ देयर आर फ्यू चैलेंजेस एंड कंसर्न्स एज वेल इन रोबस्ट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी विल हैव डिस्कस बिलो, जैसे कि फर्स्ट कॉपिंग विद जीएसटी, अ स्ट्रगल ऑफ स्मॉल medium expertises have been continuously struggling with the cop of complexity, जहाँ पर लॉज वगैरह इन सब के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इन सबको सफ़र करना। दैन सेकेंड दैट इज स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेटिव प्रोवाइड फॉर एसएमईज, इन सिंपल वर्ड की बात करें तो जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इन सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अनरजिस्टर्ड स्मॉल सेलर्स को लेके, और हर जगह पे जीएसटी भी नहीं एप्लीकेबल होता, कोई कोई रजिस्टर्ड ही नहीं होता तो जीएसटी कैसे ही चार्ज करेंगे। देन इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रही है जीएसटी की वजह से। देन टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, बहुत ज़्यादा बैरियर्स आ रहे हैं नेटवर्क की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से, और इतने ज़्यादा ट्रेंड वर्कर्स भी नहीं है, कलीग्स भी नहीं है। देन फिफ्थ वन दैट इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट एंटी प्रूफिंग प्रोविजंस, जो एंटी प्रूफिंग प्रोविजंस जो होते हैं उनके लिए भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब वही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी है कि हर लोग असेस भी नहीं कर पा रहे हैं हर चीज़। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जीएसटी डिफीट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो जीएसटी फाइंड्स फीट देयर हैज़ बीन डिबेट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जीएसटी गॉट अटेंशन डिजर्व नॉट द कंसेप्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रिज्यूम प्रेजेंस, कि इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं हो पा रहा है जीएसटी की वजह से। देन सेवन इंक्रीज कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है जीएसटी की वो भी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, न्यू जीएसटी जाम वो अलग अलग तरीके से है तो कुछ समझे भी नहीं जा रहे हैं। द नीड फॉर सेंट्रलाइज सिंगल रजिस्ट्रेशन, की एक सिंगल रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो अंडर द प्रेजेंट जीएसटी रिजाइम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑपरेटिंग डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन रिक्वायर टू, उन सबको रजिस्टर्ड होना रिक्वायर है, तो उनकी एक लीगल आइडेंटिटी की वजह से जीएसटीएन की वजह से काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के जो फ्रेमवर्क है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो स्टिल लॉट ऑफ टैक्सेस विच हैव नॉट बीन सबसम इन जीएसटी, काफ़ी ज़्यादा जीएसटी है वो अभी भी सबसम नहीं हो पा रहे हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अभी भी जीएसटी में नहीं आ रहे, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरचार्जेस, कस्टम सेस, सेफ गार्ड्स, एंटी डंपिंग, स्टेट एक्साइज स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, प्रोफेशन टैक्स, लाइसेंस, सिक्योरिटी, इन सबको भी अभी भी काउंटेशन नहीं हो रही है। पर द टेंथ वन दैट इज़ जीएसटी कंपनसेशन सेस एन एडिशनल लेवी अंडर जीएसटी, देर आर, मतलब वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जीएसटी में चार्ज करने के लिए मिल जाता है तो थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, और टबैको वगैरह के लिए तो है भी नहीं। देन 11th वन दैट इज़ मल्टीपल टैक्स रेट, जो टैक्स रेट है वो मल्टीपल, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%। देन 12 दैट इज़ डुअल कंट्रोल हर्डल्स, का मतलब हर्डल्स आ जाती है सेंट्रल स्टेट की वजह से क्योंकि डुअल कंट्रोल कर रही है। देन उसके बाद 13 दैट इज़ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग चेंजिंग लॉज वगैरह चेंज हो रहे तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। देन 14th वन दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, काफ़ी ज़्यादा दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रॉस जीएसटी एंड वाइस वर्स रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम इज जीएसटी एंड बेसिक आइडिया आईटीसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्यूली, कि इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेंसेस आ रहे हैं। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्ट्रक्चर टेक्स्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड ओवरव्यू, भी थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर।